अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल मंसूर वॉइस 2.0। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर तमाम वीडियो नोटिफिकेशंस हासिल करें। शुक्रिया। पेशे खिदमत है खौफनाक कहानी खाली घर एपिसोड 2। मामू फुरकान ने सोचा कि कपड़े तब्दील करके ज़रा इजी हुआ जाए। बाबर, मैं कपड़े बदल कर अभी आया, फुरकान मामू ने उठते हुए कहा। जी अच्छा, बाबर अली ने कहा। फुरकान मामू ने अपना कोट उतारकर हैंगर पर लटकाया। कोट को हैंगर पर लटकाते हुए उनकी नज़र अंदरूनी जेब पर पड़ी। उस जेब में उन्हें कुछ नोट रखे हुए नजर आए। उन्होंने फौरन जेब में हाथ डाला तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उनके हाथ में नोटों की मोटी गड्डी मौजूद थी। मामू फुरकान ने जल्दी जल्दी नोट गिने। पैसे पूरे थे। अरे बाबर, कमाल हो गया। मामू फुरकान ने दूर ही से आवाज लगाई। क्या हुआ मामू? बाबर अली ने चौंक कर कहा। बाबर, पैसे तो ये रहे। मामू फुरकान ने करीब आकर नोट दिखाए। ये कहां से मिले? बाबर अली ने हैरतज़दा होकर पूछा। कोट की जेब में से, फुरकान मामू ने बताया। मामू, इसी कोट की जेब में से जो आपने अभी पहन रखा था। बाबर अली ने तस्दीक चाही। हाँ, इसी कोट की जेब में से। फुरकान मामू ने इस बात में गर्दन हिलाई। बाजार जाते हुए मैंने कोट की इसी जेब में पैसे रखे थे और अब इसी जेब से मिले हैं। दुकान पर तो मैंने सारी जेबें टटोल डाली थी मगर पैसों का पता ना था। मामू फुरकान, ये क्या हो रहा है? बाबर अली की पेशानी फिक्र आलूद हो गई। अल्लाह ही बेहतर जानता है। मामू फुरकान ने गहरा सांस लिया, फिर कुछ सोचकर बोले। साबरा कहाँ है? वो दुल्हन वाले कमरे में है, किसी ने बताया। तब मामू फुरकान हुजला रूसी की तरफ आए और दरवाजे पर रुककर आवाज दी। साबरा? जी आई मामू। साबरा की अंदर से आवाज आई। फिर वो दरवाजे पर नमूदार हुई। जी मामू। आप अंदर आ जाएं, आपसे क्या पर्दा। साबरा, तुम्हारा परस कहाँ है? मामू ने कहा, अंदर कमरे में है। साबरा ने मामू फुरकान का चेहरा गौर से देखकर कहा। जरा उठाकर लाना। मामू फुरकान ने कहा, अच्छा मैं लाती हूँ। ये कहकर साबरा अंदर चली गई, फिर फौरन ही वापस आई। उसके हाथ में परस था। ये रहा मामू परस। क्या करना है? जरा इसे खोल कर देखो, मामू फुरकान ने कहा। खाली परस को क्या खोल कर देखना? साबरा ने परस की जिप खोली। जिप खोलते ही उसकी खुशी से चीख निकल गई। अरे मामू, पैसे! इसमें तो पैसे मौजूद हैं। साबरा ने जल्दी से पैसे निकालकर उन्हें गिना। पूरे 10,000 थे। मामू, पूरे 10,000 हैं। साबरा खुशी से चिल्लाई। लेकिन फुरकान मामू अब वहां मौजूद न थे। वो ये खबर सुनाने बाबर अली के पास जा चुके थे। बाबर, साबरा के परस में भी सारे पैसे मौजूद हैं। उन्होंने कमरे में पहुंचकर बाबर को बताया। वाकई? बाबर अली खुश होकर बोला। हाँ वाकई। साबरा कमरे में दाखिल होते हुए बोली। मामू, क्या आपके पैसे भी मिल गए? हाँ, मामू को भी मिल गए, बाबर अली ने बताया। साबरा, अब क्या कहती हो? मामू फुरकान ने साबरा को बगौर देखा। मैं क्या कहूँ मामू, पैसे मिल गए, ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। ये पैसे गायब कहाँ हो गए थे? मामू फुरकान ने पूछा। मुझे क्या मालूम, साबरा ने बेनियाजी से कहा। वैसे ये कितनी हैरत की बात है कि आप दोनों के पास से रकम गायब हो गई। इस मर्तबा फैयाज हुसैन बोले। मैं तो समझ रहा था कि बाजार में किसी ने उड़ा ली। अगर ये पैसे ना मिलते तो हमेशा यही समझता रहता। अब क्या समझ रहे हैं? मामू फुरकान ने पूछा। मेरे ख्याल में आप लोगों ने अपनी जेब और परस अच्छी तरह ना देखा, फयाज हुसैन ने राय दी। भाई साहब, क्या बात करते हैं? बाबर अली ने कहा। साबरा ने तो मेरी जेबें भी कंगाल डाली थी। फयाज साहब, आपको जिन्नों वगैरह पर भरोसा है? फुरकान मामू ने अब साफ लफ्जों में पूछा। मुझे तो बस पैसे पर यकीन है। ये पैसा इतना बड़ा जिन है कि सबको तिगनी का नाच नचा देता है। फयाज हुसैन ने कीमती सिगरेट होंठों में दबाते हुए कहा। उनके होंठों पर बड़ी मायने खेज मुस्कुराहट थी। फयाज हुसैन एक बड़े बिजनेसमैन थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में बस एक ही चीज पर यकीन किया था और वो था पैसा। पैसा उनका ईमान था। वो जिन्नों से तो नहीं डरते थे, अलबत्ता डूबी हुई रकम से उनकी जान जाती थी और आती हुई रकम से उनके जिस्म में जान पड़ जाती। वो 2 और 2 4 के आदमी थे। हिंदुस्तान में उनके लिए बड़ी कशिश थी। यही बात थी कि उन्होंने मामू फुरकान की बात का मजाक उड़ाने की कोशिश की। मामू फुरकान ने सोचा कि जो आदमी पैसे के अलावा किसी बात पर यकीन ही न रखता हो, उससे बात करने का क्या फायदा। अकबर को जब पैसे मिलने की खबर मिली तो वह बहुत खुश हुआ, वरना जब से वो लोग घर से चले थे कुछ ना कुछ बातें हो रही थीं जो जहनी परेशानी का बायस थी। ट्रेन में काले बिल्ले ने परेशान किए रखा। घर आए तो बरी के सूटों में गलाजत भर गई। गलाजत भी ऐसी के ड्राई क्लीनिंग के बाद भी उन जोड़ों में से बू ना गई। फिर नया जोड़ा खरीदने बाजार गए तो साबरा के परस और मामू फुरकान की जेब में से पैसे गायब हो गए। जिन काजी को बुलाया गया वो अचानक बुखार में मुब्तला हो गया, निकाह पढ़ाने ना आ सका। बाद में एक और काजी का इंतजाम किया गया। वो निकाह हुआ था भी या नहीं, बड़ी मुश्किलों से अटक अटक कर उसने निकाह पढ़ाया। ये वाकयात की वो कड़ियां थी जो एक के बाद एक
ज़ुहूर पजीर होकर अकबर के दिल के टुकड़े कर रही थी। नीलम से शादी उसका ख्वाब थी। उसने कराची में अपने घर के लोगों और ख़ानदान वालों से उसके हुस्न के चर्चे सुने थे और वो उसे देखे बगैर ही उस पर आशिक हो गया। वो उसके ख्वाब देखने लगा और जब नीलम लाहौर से कराची आई और अकबर ने पहली बार उसे देखा तो अपनी सांस रुकती हुई महसूस की। वो उसके तसव्वुर से भी कहीं हसीन थी, इस कदर हसीन कि उसके मुंह से बेख्तियार निकला, ये नीलम नहीं, नीलम परी है। ऐसा मलकूती हुस्न इंसानों में कहाँ होता है। ये इंसान नहीं है, परी है, परी। अकबर ने बचपन में परियों के बहुत किस्से सुने थे। नीलम को देखा तो उसे फौरन ख्याल आया कि नीलम के पर नहीं है, हुस्न तो वैसा है। अगर इसके पर लगे होते तो ये नीलम परी हो जाती। बस उसी दिन से उसने दिल में दुआएं मांगना शुरू कर दी थी कि अल्लाह मेरी शादी नीलम से करा दे। जोड़े आसमानों में लिखे जाते हैं। अल्लाह ने अकबर की दुआ कबूल कर ली और खुश होकर नीलम को अकबर के नाम लिख दिया। खानदान में लड़कों की कमी न थी। लाहौर, कराची और दीगर शहरों में एक से एक लड़का पड़ा था। नीलम के नाम पर सब अपनी गर्दनें कटवाने के लिए तैयार, लेकिन कुरै फाल निकला अकबर के नाम, और यह सिर्फ इसी वजह से हुआ कि वो उसके मुकद्दर में लिख दी गई थी। अब वो वक्त बहुत नज़दीक था जब उसका मुकद्दर खुलने वाला था। उसका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने वाला था। रात आधी गुजर चुकी थी। अकबर इस इंतजार में था कि कब वो लम्हा आए और कब वो हुजला अरूसी में पहुंचे। अब वो वक्त करीब था। अकबर की बहन राशिदा नीलम को बना सवार रही थी। हल्की लिपस्टिक को और गहरा किया जा रहा था, लिबास दुरुस्त किया जा रहा था। नीलम की अम्मी वाजिदा ने कमरे में मिठाई, फल और एक बड़ा गिलास दूध से भरा रख दिया। राशिदा अपने भाई को लेने जा चुकी थी। वाजिदा नीलम को गले से लगाकर कमरे से निकल रही थी। अच्छा चंदा, सुबह मुलाकात होगी। अभी वो कमरे से बाहर न निकल पाई थी कि उन्होंने किसी चीज के गिरने की आवाज सुनी। पलट कर देखा तो उनका कलेजा धक से रह गया। उन्होंने जोर से चीख मारी। वाजिदा की चीख सुनकर नीलम परेशान हो गई। उसने वो मंजर ना देखा था, इसलिए फौरन उसकी समझ में न आया कि अम्मी ने क्यों चीख मारी है। जब उसकी नजर उस पर पड़ी तो वो अपना दुल्हन होना भूल गई और गिरती पड़ती दरवाजे की तरफ भागी। अकबर दरवाजे के नजदीक आ चुका था। उसने अपनी सास को बदहवास और अपनी दुल्हन को बेहाल देखा तो उसका जिस्म ठंडे पसीने में डूब गया। क्या हुआ? उसने बमुश्किल पूछा। वो वाजिदा ने कमरे के अंदर इशारा किया। राशिदा ने आगे बढ़कर नीलम को संभाला। वो थर थर कांप रही थी। अकबर ने जल्दी से कमरे में कदम रखा तो उसने देखा कि काला बिल्ला ट्रे में गिरा हुआ दूध अपनी सुरख सुरख जुबान से लिप लिप पी रहा था। उसने दूध से भरा गिलास ट्रे में उल्टा दिया। ये देखकर अकबर को बड़ा गुस्सा आया। इस काले बिल्ले ने उसकी आंखों से मीठे मीठे ख्वाब छीन लिए थे। उसका जी चाहा कि वो उस काले बिल्ले की दुम पकड़कर पहले इसे खूब चक्कर दे और फिर जोर से घुमाकर दीवार में दे मारे। वो काला बिल्ला अकबर के गुस्से से बेनियाज बड़े आराम से दूध पी रहा था और जब तक उसने दूध का एक एक कतरा ट्रे में से ना चाट लिया उसने सर उठाकर भी ना देखा। अकबर ने आगे बढ़ना चाहा मगर जैसे उसके कदम जम गए। उस वक्त खौफ ना था, शदीद गुस्सा था। वो बिल्ले की ढिठाई पर हैरान था। उसे मालूम था कि अकबर कमरे में आ गया है और 4 कदम के फासले पर है। उसकी दुम पकड़कर घुमा सकता है मगर उस काले बिल्ले को जरा परवाह न थी। वो लिप लिप दूध पिए जा रहा था और अकबर उसे मारने की शदीद ख्वाहिश के बावजूद आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उसके पांव जैसे फर्श से चिपक गए थे। बस ये कुछ लम्हों की बात थी। दूध पीने के बाद उस काले बिल्ले ने साइड टेबल से छलांग लगाई। अब वो अकबर के मुकाबिल था और अपनी लाल लाल आंखों से उसे घूर रहा था। अकबर ने ठोकर मारने के लिए अपनी टांग उठाई और उसे ठोकर मारने ही वाला था कि वो बिल्ला बिजली की सी तेजी से उसकी टांगों के दरमियान से निकल गया। उस बिल्ले की रगड़ से अकबर गैर मुतवाजिन हो गया। उसने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला, नहीं तो जमीन पर गिर पड़ता। उस काले बिल्ले की रगड़ बड़ी आहनी थी। अकबर को ऐसा लगा जैसे कोई लोहे की चीज उसकी टांगों से रगड़ती हुई निकल गई हो। काले बिल्ले के जाने के बाद दुल्हन को फिर से बेड पर बिठाया गया। ट्रे साफ करके एक गिलास दूध और रखा गया। दुल्हन जब सज बनकर बैठ गई तो सब खवातीन कमरे से निकल आईं। तब राशिदा ने अपने भाई अकबर से कहा, जाइए साहब, दुल्हन आपका इंतजार कर रही है। शुक्रिया जनाब, आपका बहुत शुक्रिया। ये कहकर अकबर कमरे में दाखिल हुआ। उसने सामने देखा। नीलम सर झुकाए बेड के दरमियान बियर बूटी बनी हुई थी। अकबर ने पलटकर दरवाजा बंद किया, चिटखनी चढ़ाई और मुस्कुराता हुआ दुल्हन की तरफ पलटा। अब जो बेड पर नजर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। वो होश क्यों न गवाता, बात ही ऐसी थी। उसके सामने एक दुल्हन नहीं 2 दुल्हनें बैठी थीं और ये दोनों दुल्हनें नीलम हरगिज ना थीं। कोई खबीस सूरतें थीं, ऐसी सूरतें कि आदमी देखे तो गिरकर बेहोश हो जाए। वो काली भुजंग औरतें थीं। दोनों की सूरतें एक जैसी थीं। 1 फुट लंबी जुबान, एकदम सुरख, जैसे अभी किसी का खून चाटा हो। लाल जुबानें कुत्तों की तरह अंदर बाहर हो रही थी।
और जुबानों के दाएं बाएं से लंबे लंबे 2 दांत झांक रहे थे। उन औरतों की नाक नहीं थी, नाकों की जगह 2 गहरे सुराख थे। उनकी आंखों में से शोले खारिज हो रहे थे। इस कदर बड़ी और डरावनी आंखें थी उनकी कि देखा ना जाए, आदमी देखे तो गश खा जाए। दोनों औरतें दुल्हन के रूप में थीं। सुरख जोड़ा और जेवर से आरास्ता दोनों औरतें एक दूसरी के करीब बैठी थीं। उनके चेहरों पर घूंघट न थे। अकबर को देखकर उन्होंने बड़ी तेजी से अपनी जुबानें जल्दी जल्दी अंदर बाहर की और इस तरह गुर्राती हुई उठी जैसे उसे पकड़कर कच्चा चबा जाएंगी। अकबर घबराकर दरवाजे की तरफ लपका। पलक झपकने में उसने चिटकनी खोली और दरवाजे से निकल आया। यह सब कुछ चंद लम्हों में हो गया। खवातीन अभी अपने कमरे में दाखिल हुई ही थी कि अकबर पहुंच गया। उसने घबराए हुए लहजे में पुकारा, अम्मी। साबरा ने अकबर की आवाज सुनी तो वो तड़प कर पलटी। उन्होंने देखा कि उनका बेटा पसीने में नहाया हुआ है और आंखों से वहशत टपक रही है। उसका सारा जिस्म कांप रहा था। अरे मेरा बेटा। साबरा ने अकबर को अपने गले से लगा लिया। क्या हुआ मेरे बेटे को? अकबर अभी कुछ कहने के काबिल ना था। वो जुबान से कुछ कहने के बजाय मुंह खोलता तो उसकी जुबान गुंग रह जाती। किसी ने उसे एक गिलास पानी दिया जिसे अकबर इस तरह पी गया जैसे बरसों से प्यासा हो। पानी पीकर जब जरा उसकी कुछ हालत सुधरी तो उसने साबरा से कहा, अम्मी वहां नीलम नहीं है, 2 चुड़ैलें बैठी हैं। अकबर तुझे क्या हो गया है? क्या बकवास कर रहा है? साबरा ने अकबर को तेज नजरों से देखते हुए कहा, अम्मी मैं सच कह रहा हूं। वहां नीलम नहीं है, वहां 2 खौफनाक औरतें बैठी हैं। उनकी लंबी जुबानें थीं और कुत्तों की तरह हिल रही थी। ये बात सुनकर वहां जितनी औरतें थीं सबकी सिट्टी गुम हो गई। किसी में इतनी हिम्मत न रही कि दुल्हन के कमरे में जाकर देखें। साबरा एक नडर खातून थी। उन्हें जिन भूतों पर यकीन भी ना था, लेकिन उस वक्त अकबर की हालत देखकर वो भी हिम्मत ना कर पाई कि तन्हा अंदर जाकर देखें। उन्होंने नीलम की अम्मी से मुखातिब होकर कहा, वाजदा मेरे साथ नीलम के कमरे में चलो। हाय नहीं साबरा, मुझसे अकेले नहीं जाया जाएगा। वाजदा ने सहम कर कहा, इधर से किसी मर्द को बुला लो। वाजदा की यह तजवीज साबरा के दिल को लगी। अंदर से वो भी यही चाह रही थी कि कोई मर्द उनके साथ चले। उन्होंने फौरन राशिदा को इशारा किया, राशिदा जाओ जरा फुरकान मामू को बुला लाओ। राशिदा पहले ही डरी हुई थी। उसमें इतनी हिम्मत न थी कि वो ड्राइंग रूम तक तन्हा चली जाए। परेशान होकर बोली, अम्मी मैं। अरे तू इतनी डरपोक क्यों है? तू सामने के कमरे से मामू फुरकान को बुलाकर नहीं ला सकती? साबरा ने जरा तेज लहजे में कहा। फिर उन्होंने अपनी भतीजी शकीला को मुखातिब करते हुए कहा, शकीला तुम इसके साथ चली जाओ। राशिदा और शकीला दोनों मिलकर कमरे से निकली। मर्द जिस कमरे में ठहराए गए थे वो 15 कदम के फासले पर था। ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े राहदारी से गुजरी। ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला था लेकिन अंदर अंधेरा था। इन दोनों में से किसी की हिम्मत न हुई कि अंधेरे में कमरे के अंदर जाएं। अंदर जाकर लाइट जलाएं और फिर देखें कि फुरकान मामू कहाँ सोए हुए हैं। कमरे से फर्नीचर निकालकर फर्श कर दिया गया था और फर्श पर बिस्तर बिछा दिए गए थे। सब लोग कंबल और लिहाफ ओढ़े लंबे लंबे पड़े थे। अंधेरे में ऐसा लग रहा था जैसे बराबर कब्रें बनी हो। शकीला अंदर तो अंधेरा है, अंदर कैसे जाएं? राशिदा ने कहा। तुझे मालूम है लाइट का स्विच कहाँ है? शकीला ने पूछा। नहीं मुझे नहीं मालूम, राशिदा ने जवाब दिया। फुरकान मामू दरवाजे के नजदीक ही सोए थे। अभी वो पूरी तरह सो ना पाए थे कि इन लड़कियों की आवाजें सुनकर उनकी आंख खुल गई। उन्होंने अपने चेहरे से लिहाफ हटाया तो देखा कि दरवाजे में राशिदा और शकीला खड़ी हैं। वो फौरन उठकर बैठ गए। भाई क्या हुआ? मामू फुरकान की अचानक आवाज सुनकर लड़कियां और डर गईं। वो एक दूसरे के करीब हो गईं। राशिदा खैरियत तो है? फुरकान मामू लिहाफ से निकलते हुए बोले। फुरकान मामू जल्दी चलिए, आपको अम्मी ने बुलाया है। राशिदा ने जल्दी से कहा। अच्छा चलो, कहाँ है तुम्हारी अम्मी? फुरकान मामू ने कमरे से निकलते हुए कहा। मामू फुरकान जब राशिदा और शकीला के साथ खवातीन के कमरे में पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि मामला कुछ संगीन है। सारी खवातीन के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थीं। फिर सबसे अजीब बात यह थी कि दुल्हा मियाँ भी उन खवातीन के दरमियान मौजूद थे, जबकि उन्हें यहां नहीं होना चाहिए। अकबर भी हवन्नक बना हुआ था। मामू फुरकान को देखकर सबके चेहरों पर एक इत्मीनान की लहर उभरी। अकबर क्या हुआ? मामू फुरकान ने बराह रास्त अकबर से सवाल किया। मामू इसे हम लोग अभी दुल्हन के कमरे में छोड़कर आए थे, मगर ये वहां से डर कर आ गया है, जवाब साबरा ने दिया। वो क्यों? मामू फुरकान ने हैरत से पूछा। मामू वहां नीलम नहीं है, इस मर्तबा अकबर बोला हिम्मत करके। ये क्या कह रहे हो तुम? मामू फुरकान परेशान हो गए। हाँ मामू मैं सच कह रहा हूँ, वहां नीलम नहीं है, वहां 2 चुड़ैलें बैठी हैं, अकबर ने बताया। ये क्या फजूल बात कर रहे हो? मामू फुरकान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो मेरे साथ। मामू फुरकान ने अकबर का हाथ पकड़कर उसे उठाया और कमरे की तरफ बढ़े। साबरा तुम भी आओ। मामू फुरकान ने साबरा को अपने पीछे आने का इशारा किया। कमरे का दरवाजा चौपट खुला हुआ था
और अकबर भाग गई इस बुरी तरह से था। फुरकान मामू ने अकबर को पीछे किया और खुद आगे बढ़े। खुले दरवाजे से उन्होंने जो मंजर देखा उसमें कोई खौफनाकी नहीं थी। नीलम बेड पर बैठी थी। ये और बात है कि उसका सर झुका हुआ ना था, उठा हुआ था और उसकी नजरें दरवाजे पर थी। दरवाजे पर फुरकान मामू को देखकर नीलम ने सर झुका लिया और सिमट सुकड़ कर बैठ गई। अकबर, यहाँ तो कुछ नहीं। फुरकान मामू ने पलटकर अकबर से कहा और उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। वो दोनों कमरे में दाखिल हुए। पीछे साबरा थी। उन्होंने कमरे में दाखिल होकर सबसे पहले नीलम को देखा। बेड पर बैठकर साबरा ने नीलम को जरा सा घूंघट हटाकर उसका चेहरा देखा। घूंघट के अंदर नीलम ही थी। वो साबरा को देखकर मुस्कुराई। साबरा ने महसूस किया कि नीलम की आंखों में कुछ फिक्रमंदी है। साबरा ने नीलम को करीब करके उसका सर अपने कंधे से लगा लिया और प्यार से बोली, मेरी बच्ची। साबरा को नीलम से बातें करते देखकर फुरकान मामू अकबर को अपने साथ लेकर कमरे से निकल आए ताकि वो इत्मीनान से बातें कर सके। खाला, इन्हें क्या हुआ था? नीलम ने दोनों के बाहर निकलते ही साबरा से सवाल किया। साबरा नीलम का सवाल सुनकर अजीब उलझन में पड़ गई। उनकी समझ में ना आया कि क्या जवाब दें। ये कमरे में आकर क्यों भाग गए थे? नीलम ने अपने सवाल की वजाहत की। इस सवाल का जवाब साबरा के पास था, लेकिन वो खामोश नहीं चाहती थी कि नीलम को हकीकत बताकर दहशत में मुब्तला कर दें। अगर दोनों ही दहशत ज़दा हो गए तो फिर सुनहरी रात का सत्यानाश हो जाएगा। उसे कोई गलत फहमी हो गई थी। साबरा ने असल बात को गोल कर दिया। अच्छा ठीक है। नीलम ने यह कहकर खामोशी इख्तियार कर ली। साबरा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि नीलम ने इस सिलसिले में मजीद सवालात नहीं किए। नीलम बहुत कमगो मशहूर थी, इसलिए उसकी कमगोई उसके हक में बेहतर साबित हुई। मामू फुरकान और अकबर के निकलने के बाद कमरे में खवातीन की यलगार हो गई। वाजदा कुछ पूछना चाह रही थी, लेकिन साबरा ने अपने होंठों पर उंगली रखकर उन्हें खामोश कर दिया। सब खवातीन समझ गईं कि यहाँ नीलम के सामने कोई बात नहीं करनी। थोड़ी देर के बाद दुल्हन का कमरा खाली कर दिया गया। अकबर को एक मर्तबा फिर कमरे में जाने का वीज़ा मिल गया। वो धड़कते दिल के साथ कमरे में दाखिल हुआ। चंद लम्हे वो दरवाजे पर खड़ा रहा। नीलम उसके सामने सर झुकाए बैठी थी। उसके अलावा कमरे में कोई ना था। अपनी धड़कन पर काबू पाते हुए उसने दरवाज़ा बंद किया। अभी वो दरवाजे की चिटखनी चढ़ा ही रहा था कि उसके कानों में म्याऊं की आवाज़ आई। अकबर चिटखनी चढ़ाते चढ़ाते रुक गया। उसने पलट कर देखा, उसे कमरे में कुछ नजर न आया। कमरे में ज्यादा सामान ना था। बेड के दोनों तरफ साइड टेबलें थीं, एक ड्रेसिंग टेबल थी। बाकी कोई ऐसा सामान ना था जिसके पीछे वो गायब हो सकता। अकबर ने पूरा कमरा कंघाल डाला, लेकिन उसे वो कहीं नजर न आया। फिर म्याऊं की आवाज़ कहाँ से आई? उसने सोचा ये उसका वहम होगा। ये सोचकर उसने फिर दरवाज़ा बोल्ट करना चाहा। अभी उसका हाथ चिटखनी पर ही था कि उसे फिर म्याऊं की आवाज़ सुनाई दी। इस मर्तबा उसी आवाज़ अपने कदमों के नीचे से सुनाई दी। वो चलकर पीछे हटा। फिर उसने चारों तरफ तेजी से घूमकर देखा। उसे वो कहीं नजर न आया। नीलम अपनी जगह बैठी बैठी परेशान हो रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसका शौहर उसकी तरफ आने की बजाय कोने बिचालों में क्या करता फिर रहा है। उसका जी चाहा कि उससे पूछे, मगर फिर शर्म माने आ गई। वो दुल्हन थी, वो बात करने में पहल कैसे करती। उधर अकबर की परेशानी बढ़ती जा रही थी। फिर अकबर नीलम के बेड के नजदीक आया। उसने जरा सा झुककर नीलम से पूछा, नीलम क्या तुमने कोई आवाज सुनी है? ये वो पहला मुकालमा था जो अकबर को अपनी नई नवेली दुल्हन से बोलना पड़ा। इस रात के उसने कैसे कैसे ख्वाब देखे थे, जाने क्या क्या सोचा था कि यूं कमरे में दाखिल होगा, यूं उसके सामने खड़ा होगा, सलाम करेगा, फिर बेड पर बैठेगा, धीरे से आहिस्ता आहिस्ता उसका घूंघट उठाएगा, किन लफ्जों में उसके हुस्न की तारीफ करेगा, वो लफ्ज भी उसने सोच लिए थे। फिर मुंह दिखाई में सोने की एक खूबसूरत अंगूठी देगा जिसमें एक नन्ना सा हीरा लगा हुआ था। लेकिन सारे प्लान धरे के धरे रह गए। सुहाग रात ख्वाब रात बन गई। ऐसा भयानक ख्वाब जिसने जिस्म में सर्दी की लहर दौड़ा दी। कैसी आवाज? नीलम ने सर झुका के धीरे से पूछा। उसी वक्त म्याऊं की आवाज आई। इस मर्तबा ये आवाज बेड के नीचे से आती हुई महसूस हुई। ये अकबर ने घबरा कर कहा, किसी बिल्ले के बोलने की आवाज? मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दी, नीलम ने सादगी से जवाब दिया। अरे हैरत है, अकबर ने कहा और झुककर बेड के नीचे देखा। वहां कोई चीज ना थी। फिर वो नीलम से मुखातिब होकर बोला, इस कमरे में मैं मुसलसल बिल्ले की आवाज सुन रहा हूं, लेकिन मुझे बिल्ला कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जाने वो कहाँ छुपा बैठा है। इस बिल्ले ने तो मेरी जिंदगी अजाब कर दी है। इससे पहले जब आप कमरे में आए थे तो घबराकर क्यों भाग गए थे? उस वक्त क्या देखा था आपने? नीलम ने अपने चेहरा ऊपर उठाकर अकबर को देखा। उसकी तीखी नजरों में बड़ा शिकवा था। वो उस वक्त, ये कहते हुए उसने नीलम के चेहरे पर नजर डाली। साबरा ने अकबर को मना कर दिया था कि वो दुल्हन को कुछ ना बताए, ख्वाम ख्वाह वो डरेगी। अभी वो ये सोच ही रहा था कि उसे क्या कहे।
कि उसका चेहरा देखकर एक मर्तबा फिर उसके जिस्म में कपकपी दौड़ गई। वो घबराकर उठ खड़ा हुआ। अब इस घूंघट में नीलम ना थी। वो लंबी जुबान वाली खौफनाक औरत थी जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। अकबर के लिए अब इस कमरे में ठहरना मुमकिन ना था। वो एक मर्तबा फिर सर पर पांव रखकर भागा। इस मर्तबा वो औरतों के पास ना गया, मामू फुरकान के पास पहुंचा। मामू फुरकान अपने कमरे में बिजली बुझाकर लिहाफ में घुस चुके थे और सोने की तैयारी कर रहे थे। मामू फुरकान, अकबर ने दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाई। अकबर की घबराई हुई आवाज सुनकर मामू फुरकान ने लिहाफ एक तरफ फेंका, जल्दी से उठकर कमरे की लाइट जलाई और बोले, अब क्या हुआ? मामू, वो कमरे में मौजूद है। इस मर्तबा वो अकेली है, इसके अलावा कमरे से म्याऊं म्याऊं की आवाजें भी आ रही हैं। अकबर ने जल्दी जल्दी घबराए हुए लहजे में कहा। मामू फुरकान ने मुंह से एक लफ्ज न कहा। वो खामोशी से उसके साथ हो लिए। कमरे में पहुंचकर उन्हें कोई गैर मामूली बात महसूस न हुई। नीलम बेड पर बैठी थी। उसका मुंह दरवाजे की तरफ था और साफ नजर आ रहा था। फुरकान मामू ने कमरे में चारों तरफ चक्कर लगाया, सारे कोने बचाले देख डाले, मगर उन्हें वहां बिल्ले की मौजूदगी का एहसास न हुआ। फुरकान मामू ने सवालिया नजरों से अकबर की तरफ देखा। अकबर उनकी सवालिया निगाहों का क्या जवाब देता? उसने खामोशी से सर झुका लिया। उस वक्त कमरे में नीलम मौजूद थी और कोई ना था। अकबर जब फुरकान मामू को बुलाने आया था तो उसकी आवाज खवातीन के कमरे तक पहुंच गई। साबरा फौरन कमरे से निकल आई थी। पीछे पीछे वाजदा भी थी। साबरा को दरवाजे पर देखकर फुरकान मामू ने कहा, साबरा, जरा दुल्हन को अपने साथ ले जाओ। फिर कुछ हुआ क्या? साबरा ने पूछा। हाँ। वाजदा ने अपने दोनों हाथ सीने पर रख लिए। आओ बेटी, बाहर चलो। दुल्हन के बाहर जाने के बाद फुरकान मामू ने अकबर से कहा, तुम भी जाओ। फिर उसके जाने के बाद फुरकान मामू ने कमरा अंदर से बंद कर लिया। 5 मिनट के बाद जब वो कमरे से बाहर आए तो उनके चेहरे पर इंतहाई संजीदगी तारी थी। उन्होंने साबरा को अलहदा ले जाकर उससे कहा, साबरा, वो कमरा ठीक नहीं। क्यों मामू, वहां क्या है? साबरा ने पूछा। वो आसेबजादा है। फुरकान मामू ने बड़ी संजीदगी से कहा, तुम इस बात को नहीं समझोगी। अब मेरा मशवरा यह है कि दुल्हा दुल्हन को कोई और कमरा दे दो। वो कमरा इस घर में ना हो तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा मामू, ठीक है। खिलाफ तवक्को साबरा ने कोई बहस ना की। उनका बेटा इस वक्त जिस अजाब में मुब्तला था उसे देखकर कुछ ना मानना इतना आसान ना था। फिर वाजदा ने तजवीज़ पेश की कि नीलम को उसके अपने कमरे में पहुंचाए देते हैं। जल्दी जल्दी उसके कमरे को ठीक किया गया और नीलम को उसके कमरे में पहुंचा दिया गया। उस वक्त नीलम के पास राशिदा मौजूद थी। वो उसे बिठाकर उसका घूंघट वगैरह दुरुस्त कर रही थी। नीलम ने राशिदा से पूछा, राशिदा, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो मालूम नहीं। राशिदा ने साफ झूठ बोला। अम्मी से पूछकर बता दूंगी। आओ राशिदा, बाहर आ जाओ। साबरा ने कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर उसे आवाज दी। अच्छा, आई अम्मी। राशिदा ने उठते हुए कहा, अच्छा भाभी, सुबह तक के लिए खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, नीलम ने मुस्कुराकर कहा। राशिदा के जाने के बाद नीलम की नजरें खुले दरवाजे पर बिछ गईं। फिर उसे भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। अकबर इस तरफ आ रहा था। उसने फौरन अपना सर झुका लिया और गठरी बनकर बैठ गई। अकबर खुले दरवाजे में दाखिल हुआ। 2 कदम आगे बढ़कर रुक गया। इस मर्तबा उसने फौरन पलटकर दरवाजा बंद नहीं किया। वो दूध का जला था, इसलिए छाछ भी फूंक फूंक कर पी रहा था। कुछ लम्हे खड़े होकर वो नीलम को देखता रहा। नीलम सर झुकाए गठरी बनी बैठी थी। अभी तक उसमें कोई तब्दीली ना आई थी। नीलम, अकबर ने दूर ही से खड़े होकर उसे आवाज दी। उसकी आवाज सुनकर नीलम ने सर उठाया और आहिस्ता से बोली, जी। उसके सर उठाने पर उसके चेहरे का खासा हिस्सा उसे नजर आया। वो नीलम ही थी। यहां तक खैरियत थी। फिर अकबर ने नजरें घुमाकर कमरे का जायजा लिया, शायद कहीं वो उसे बैठा नजर आ जाए। लेकिन इस वक्त वो कमरे में ना था। अकबर ने एहतियातन कमरे के वो कोने बचाले भी देख डाले जहां उसके होने का इम्कान हो सकता था। वो कहीं ना था। कमरे में उसकी आवाज भी सुनाई ना दी। अब अकबर को कुछ इत्मीनान हुआ। हवाइयां उड़ते चेहरे पर थोड़ी सी खुशी लहराई। अब वो पलटकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा बंद किया। दरवाजे को लॉक करने से पहले उसने एक नजर नीलम को देखा। वो अपनी जगह पर थी। तब उसने दरवाजा लॉक कर दिया और मुस्कुराता हुआ वापस नीलम की तरफ बढ़ा। आगे बढ़ते हुए उसने अपनी कलाई पर बंदी घड़ी पर नजर डाली। 3 बज रहे थे। रात का आखिरी पहर था। ठिठुरती सर्द रात अब आखिरी दमों पर थी। अकबर को इस सुनहरी रात के ज़ाया होने का बड़ा दुख था। ऐसी रातें जिंदगी में बार बार कहाँ आती हैं। ऐसी रातों के लड़के ख्वाब देखते हैं। शादी की पहली रात किस कदर सिहर अंगेज होती है। ये रात बड़े इंतजार के बाद आती है। कदम कदम पर दिल धड़कता है। हर आहट पर दिल उछलता है। आंखें बंद हो जाती हैं। तब कान आंखें बन जाते हैं, जो देखते भी हैं और सुनते भी हैं। गोया सारे हवास समात में सिमट आते हैं। हर आवाज पर दिल की धड़कन तेज हो जाती है। हर आवाज में इनकी खुशबू आती है। आज वही रात थी जो जिंदगी के जंग आलूद तालों को खोलती है। दिल की कलियां खिलाती है। मोहब्बत की फवार पड़ती है तो हर तरफ खुशियां ही खुशियां रक्सा होती हैं।
अकबर और नीलम के साथ किस्मत ने अजीब खेल खेला। वो एक होने के बावजूद एक ना हो सके, एक बंधन में बंधने के बावजूद। उनमें सदियों के फासले थे। खुशी जैसे उनसे रूठ गई। खौफ और हरास का चारों तरफ राज था। घर और कमरा तब्दील होने की वजह से अकबर को उम्मीद थी कि आइंदा उसे खुशी के लम्हात मुयस्सर आ जाएंगे। नीलम को पाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो जाएगा। अभी कुछ ना बिगड़ा था, अभी वक्त था। ये ठीक है कि रात अपने पर समेट रही थी, उड़ने के लिए पर तोल रही थी, लेकिन इसे उड़ते उड़ते भी वक्त लगता। अभी 3 बजे थे। अभी सपीदा शहर नमूदार होने में कुछ वक्त था। इतना वक्त जरूर था कि वो अपना हाले दिल नीलम को सुना सके। बेड पर बैठकर अकबर ने नीलम का परी चेहरा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाया, फिर उसका घूंघट पलट दिया। अचानक कमरे में रोशनी हो गई। नीलम का चेहरा चांद की तरह जगमगा उठा। अकबर उसके मलकूती हुस्न में खोस आ गया। उसके मुंह से बेख्तियार निकला, माशाअल्लाह। नीलम ने शर्माकर अपने चांद चेहरे को बाजू के हिसार में छुपा लिया। नीलम के बदन में हल्की हल्की लर्जिश थी। नीलम, तुम इस कदर हसीन क्यों हो? अकबर ने बड़े वालेहाना अंदाज में कहा। यह हुस्न तुमने कहाँ से पाया? तुम इस दुनिया की लगती ही नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे कोकाफ से आई हो, मेरे लिए उतरी हो, मेरी नीलम परी। यह कहकर अकबर ने उसका रेशमी हाथ अपने हाथ में ले लिया। मैं इतनी खूबसूरत कहाँ? नीलम ने अपने याकूती लब खोले। उसकी आवाज में बड़ा सिहर था। आपको शायद किसी ने बहका दिया है। मुझे किसी ने नहीं बहकाया, मुझे तुम्हारे हुस्न ने बहका दिया है। मैंने तुम्हारे कितने ख्वाब देखे, तुम्हें पाने की कैसी कैसी आरज़ुएं की हैं, तुम क्या जानो। मैं तुम्हें पाने की खुशी में हजारों मील का सफर करके आया हूं। उस पत्थर वक्त को जो किसी तरह आगे खिसकता ही ना था, किस तरह गुजारा है तुम क्या जानो। अकबर के लहजे की सच्चाई उसके दिल पर असर कर रही थी। नीलम ने अपनी भारी पलकों की झालर को धीरे से उठाया और अपने हीरे की तरह जगमगाती आंखों से अकबर को देखा। बहुत पसंद करते हो मुझे? पसंद नहीं, इश्क कहो, इश्क। मैं मरता हूं तुम पर, तुम्हारे लिए जान दे सकता हूं। उसकी वारफ्तगी बरकरार थी। अभी तो इब्तदा है, नीलम ने मुस्कुरा कर कहा। अभी तो मरने जीने की बातें ना करो। ये इब्तदा है तो मैं इंतहा कर दूंगा। तुम्हें इतना चाहूंगा कि लोग नजीरें देंगे। फिर अकबर को ख्याल आया कि उसने अभी तक नीलम को मुंह दिखाई तो दी नहीं। उसने अपनी कोट की जेब से वो जगमगाती अंगूठी निकाली और बोला, नीलम, तुम्हारे हुस्न का खिराज, प्यार का पहला तोहफा, इसे कबूल करो। लाओ अपना सीधा हाथ, इसे मैं तुम्हारी उंगली में पहना दूं। नीलम ने जगमगाती अंगूठी पर नजर डालते हुए अपना सीधा हाथ उसके हाथ में दे दिया। लीजिए। अभी अकबर ने वो जगमगाती अंगूठी उसकी उंगली में पहनाई ही थी कि वो अकबर के हाथ पर गिरी। वो एक मोटी सी काली सी खौफनाक छिपकली थी। अकबर ने फौरन अपना हाथ झटक दिया। नीलम चीख मारकर खड़ी हो गई और फिर बेड से जमीन पर कूद गई। उसकी उंगली से अंगूठी निकलकर दूर जा गिरी। अकबर भी फौरन उछलकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि वो छिपकली बेड पर पड़ी है। नीलम खौफ से लरजती हुई अकबर के पीछे आ गई। उसने अकबर के दोनों बाजू थाम लिए। अकबर, इसे मारो, वो घबरा कर चीखी। किस चीज से मारूं? अकबर ने परेशान होकर इधर उधर देखा। मेरा सैंडल ले लो, नीलम ने कहा। इसे बेड पर मारा तो चादर खराब हो जाएगी। अकबर ने सैंडल उठाते हुए कहा, हो जाने दो, इसे फौरन मार दो, देखो ये कहीं भाग ना जाए। नीलम ने खौफजदा लहजे में कहा। अभी अकबर ने छिपकली मारने को सैंडल ऊपर उठाया ही था और उसे फेंक कर मारने वाला ही था कि उसकी आंखें हैरत से फैल गई। अकबर, ये क्या? नीलम ने उसके बाजू से झूलते हुए कहा। वो छिपकली को खौफजदा नजरों से देख रही थी। अकबर ने देखा कि वो छिपकली बगैर मारे ही जख्मी हो गई थी। उसके इर्द गिर्द स्याही माइल स्याल फैल रहा था। देखते ही देखते वो छिपकली घुल गई और चादर पर एक बड़ा सा धब्बा रह गया। नीलम से यह सपना देखा गया। वो खौफजदा होकर अपने होश गंवा बैठी और बेहोश होकर कालीन पर गिर गई। अकबर के लिए ये लम्हे बड़े अजाबनाक थे। एक तरफ उसने छिपकली को बर्फ की तरह पिघलते देखा। उस मंजर की खौफनाकी अभी उसके जिस्म से न निकली थी कि नीलम बेहोश हो गई। वो चकरा कर रह गया। उसकी आंखों के सामने बार बार अंधेरा छा रहा था। अकबर कालीन पर बैठ गया। उसने नीलम का चेहरा दोनों हाथों में लेकर उसे हिलाया जुलाया। नीलम, नीलम, आंखें खोलो, उसने कई मर्तबा कहा, मगर नीलम ने आंखें न खोली। उस पर गहरी बेहोशी तारी थी। अकबर की अजीब हालत थी। कभी वो सफेद चादर पर पड़े स्याही माइल धब्बे को देखता, कभी नीलम के चांद चेहरे पर नजर डालता। उसका दिमाग माऊफ हो चुका था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जो ख्वाब उसकी आंखों में जाग गए थे वो अब सिसक रहे थे, एक एक करके मरते जा रहे थे। अब से कुछ देर पहले इस कमरे का किस कदर रोमानी माहौल था। अकबर और नीलम किस कदर खुश थे। वह इन ख्वाब भरे लम्हों के अब्दी होने की तमन्ना कर रहे थे कि खुशियों के किसी दुश्मन ने एक लम्हे में उनसे सब कुछ छीन लिया। अब इस कमरे में गुनगुनाती फिजा की बजाय खौफ रह गया।
लरसते हाथ रह गए और शिकस्ता एसाब रह गए। एक अजाब था जो अकबर के दिमाग पर हथौड़े बरसा रहा था। कोई मकड़ी का जाल था जिसमें अकबर के हवासों को जकड़ा जा रहा था। वो कौन था, ऐसा क्यों कर रहा था, ये किसी को मालूम ना था। अब अकबर के लिए कोई चारा ना था कि वो उठे और अपनी हसरतों पर आंसू बहाकर सो जाए। उसका मुकद्दर सो गया था, वो किस तरह जागता। वो उठा, शिकस्ता कदमों से चलकर उसने दरवाज़ा खोला। ये दरवाज़ा तो उसने खोलना ही था, आखिर वो कब तक इस कमरे में बंद रहता। लेकिन ये दरवाज़ा वो उस वक्त खोलता जब उसके दिल का दरवाज़ा खुल जाता। कलियां चटकती, गुलों की खुशबू फिजा में महकती, सूरज की किरणें उन मदहोश होते लोगों के चेहरे गुदगुदाती। तब वो मुस्कुरा कर उठता और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल जाता। लेकिन ऐसा ना हो सका। वो मन की मन में लिए अपनी हसरतों पर आंसू बहाता बाहर निकल आया। बाहर निकलकर उसने एक बंद दरवाज़ा खटखटाया। उसे नहीं मालूम था कि इस कमरे में कौन सो रहा है, लेकिन उसे यह ज़रूर मालूम था कि कोई सो ज़रूर रहा है। फौरन ही दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे पर वाजदा नमूदार हुई, उनके पीछे साबरा थी। अकबर को दरवाजे पर देखा तो दोनों का दिल धक से रह गया। उन्होंने क्यास कर लिया कि फिर कुछ हो गया। क्या हुआ? दोनों के मुंह से बेयक वक्त निकला, वो नीलम बेहोश हो गई। अकबर ने बड़ी आज़र्दगी से कहा, लेकिन कैसे, क्या हुआ उसे? वाजदा ने पूछा। छत से एक छिपकली मेरे हाथ पर गिरी, जाने वो कैसी छिपकली थी, मेरे हाथ से उछलकर बेड पर गई और अभी मैं उसे मारने की कोशिश कर रहा था कि वो पानी बनकर बह गई। वो चंद लम्हों में घुल गई। चादर पर एक स्याही माइल धब्बा रह गया। नीलम इस मंजर को देखकर बेहोश हो गई। अकबर ने जल्दी जल्दी सारी रुदात सुना दी। हाय मेरे अल्लाह! वाजदा ने अपना दिल थाम लिया। अरे फ्याज को उठाओ, ये क्या हो रहा है? साबरा ने फिक्रमंद होकर कहा। जाओ जरा अपने बाप को बुलाओ। फिर थोड़ी देर में यहां से वहां तक सब उठ गए। नीलम के वालिद भी उठ गए। फुरकान मामू को भी बुला लिया गया। कुछ खवातीन भी उठ गईं। बाबर अली गहरी नींद सो रहे थे, उन्हें ना उठाया गया। नीलम के मुंह पर हल्के हल्के पानी के छींटे दिए गए। उसे हिलाया जुलाया गया। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोल दी। आंखें खुली तो उसने खुद को अपनी माँ की गोद में पाया। फिर इधर उधर नजरें घुमाई तो कमरे में बहुत से लोगों को पाया। वो फौरन उठकर बैठ गई। लेटी रहो बेटी। वाजदा ने फिर उसे अपनी गोद में लिटाना चाहा। नहीं अम्मी, मैं ठीक हूँ। नीलम तो होश में आ गई, ठीक हो गई। फिर वो छिपकली मौजूए बहस बन गई। छिपकली का मुअम्मा हल ना हो सका। किस किस्म की छिपकली थी, कहाँ से आई थी, किस तरह उसके हाथ पर गिरी, फिर चंद लम्हों में कैसे सियाल मादे में तब्दील हो गई। सब सोचते रहे, अपनी अपनी कहते रहे, लेकिन किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। इस गुफ्तगू के दौरान वो बातें भी नीलम के सामने आ गईं जो अब तक उससे छुपी हुई थी, जो अब तक उसे इसलिए नहीं बताई गई थी कि वो डर जाएगी, दहशत ज़दा हो जाएगी। ट्रेन से अब तक के वाक़यात जब नीलम के सामने आए तो वो वाकई खौफजदा हो गई। वो अपनी माँ के करीब होते हुए बोली, अम्मी मुझे अकेला ना छोड़ें, मेरे साथ रहें। अजान कब की हो चुकी थी, हर सू रोशनी फैलने वाली थी। अब उसे छोड़ने का क्या जवाब था भला? वाजदा के कुछ कहने से पहले साबरा ने कहा, नहीं बेटी तुम परेशान ना हो, मैं रहूंगी तुम्हारे पास। ये अकबर कहाँ है? वाजदा को अपने दामाद की फिक्र हुई। वो मामू फुरकान के बिस्तर में घुसे हुए हैं, रास्ता ने बताया। अरे इधर फ्याज के कमरे में लेट जाते, वाजदा ने कहा। जाओ बुला लो। राशिदा में इतनी हिम्मत ना थी कि वो तन्हा इस मकान से उस मकान में चली जाती। वो बोली, खाला मैं अकेली जाऊं? वैसे वो अब तक सो चुके होंगे, वो नींद के बहुत पक्की हैं। तब वाजदा ने फ्याज हुसैन को उधर भेजा। वो दूसरे मकान में पहुंचे तो अकबर वाकई मामू फुरकान के बिस्तर में घुसा सो रहा था। मामू फुरकान नमाज पढ़ने के बाद तस्बीह पढ़ रहे थे। फ्याज ने बेखबर सोते हुए अपने दामाद को उठाना मुनासिब ख्याल न किया। वो खामोशी से वापस आ गई। अब नीलम को भी सख्त किस्म की नींद आ रही थी। वो जहां बैठी थी वहीं लेट गई और चंद मिनटों में ही नींद की आगोश में चली गई। साबरा और वाजदा को भी परेशान होते हुए पूरी रात हो गई। उनकी आंखों में भी नींद भरी हुई थी। वो दोनों भी इसी कमरे में नीलम के साथ ही लेट गईं। नीलम कालीन पर लेटी थी। उसने सर्दी से बचने के लिए कंबल ओढ़ लिया, जबकि साबरा बेड पर लेट गई थी और वाजदा नीलम के बराबर ही सो गई। दरवाज़ा बंद था। तब वो खुले दरवाजे से दबे पांव अंदर आया और नीलम के कंबल में घुस गया। नीलम बहुत गहरी नींद सो चुकी थी। उसे मालूम न था कि वो खौफनाक काला बिल्ला उसके खूबसूरत मेहंदी लगे पैरों से लिपटकर सोने की कोशिश में है। फुरकान मामू नमाज और वजीफे से फारिग होकर सैर करने के आदी थे। उन्होंने अपने कानों से मफरल अच्छी तरह लपेटा, कोट पहना, फिर भी सर्दी महसूस हुई तो एक हल्का सा कंबल ओढ़ लिया और मकान से बाहर निकल आए। बाहर कोहर छाई हुई थी। स्ट्रीट लाइट अभी तक जल रही थी। वो अपने मुंह से भाप उड़ाते तेज तेज सड़क पर चलने लगे। सड़क तकरीबन सुनसान थी। इक्का दुक्का गाड़ी कभी गुजर जाती।
अभी वो ज्यादा दूर ना गए होंगे कि उन्होंने महसूस किया कि जैसे उनके पीछे कोई आ रहा है। भारी कदमों की आवाज आ रही थी और ये भारी कदम फुरकान मामू से नजदीकतर होते जा रहे थे। फुरकान मामू ने पीछे पलट कर देखा। गहरी धुंध में उन्हें बस एक हैवला सा नजर आया। शायद वो किसी गहरे रंग के कंबल में लिपटा हुआ था। अब वो उनके बिल्कुल नजदीक आ गया। 2-4 कदम का फासला रह गया था। फिर ये फासला भी मिट गया और वो उनके बराबर आ गया। फुरकान मामू ने उसके चेहरे पर नजर डाली, लेकिन वो नजर ना आ सका, क्योंकि उसने कंबल इस तरह ओढ़ा हुआ था कि चेहरे पर छोटा सा घूंघट बन गया। अब वो उनके बराबर चल रहा था। फुरकान मामू ने अपनी रफ्तार जरा धीमी कर ली ताकि वो आगे निकल जाए, लेकिन वो आगे ना निकला। उसने भी अपनी रफ्तार धीमी कर ली। वो 10-15 कदम खामोशी से उनके साथ चला। 2-3 बार उसने मुड़कर फुरकान मामू को देखा, जैसे वो उनकी सूरत पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक बोला, आप फयाज हुसैन के घर से निकले हैं? मैं फयाज के घर से नहीं, बल्कि उनके बराबर वाले मकान से निकला हूँ, फुरकान मामू ने जवाब दिया। एक ही बात है, उस शख्स ने लापरवाही से कहा। बारात में आए हुए हैं? जी हाँ, फुरकान मामू बोले। आप लड़के के कौन हैं? सवाल पूछा गया। मैं लड़के का रिश्ते में दादा लगता हूँ, लेकिन वो मुझे कहता मामू है। और वो क्या, मुझे तो सभी मामू कहते हैं। आप भी चाहें तो मामू कह लें। वैसे मैं अकबर के बाप बाबर का सगा मामू हूँ। मामू फुरकान ने हंसते हुए अपना तारुफ कराया। मैंने तो अपना तारुफ करवा दिया, अब आप फरमाएं आप कौन हैं? मैं फयाज का पड़ोसी हूँ। मेरा नाम दिलदार भट्ट है। जिस मकान में बारात ठहरी है, मैं उसी मकान के सामने रहता हूँ। आपको घर से निकलते देखकर मैं भी आपके पीछे हो लिया। आपको शायद मेरी तरह सुबह सैर करने की आदत है। जी हाँ, नमाज पढ़कर मैं 1-2 मील पैदल चलने का आदी हूँ। फुरकान मामू ने सादगी से कहा। आप कराची से आए हैं? दिलदार ने फिर सवाल किया। जी हाँ, फुरकान मामू ने जवाब दिया। उसने अपना कंबल अब थोड़ा सा सर के पीछे कर लिया था। वो गोल चेहरे का एक सेहतमंद आदमी था। चेहरे पर भारी मूंछें थीं। उन मूंछों ने उसके चेहरे को बारोब बना दिया था। वो मामू फुरकान से ऐसे ही इधर उधर के सवालात किए जा रहा था। मामू फुरकान समझ रहे थे कि वो उनसे जरूर कोई खास बात करना चाहता है, लेकिन शायद उसे अपनी बात कहने के लिए मुनासिब अल्फाज नहीं मिल रहे, या फिर वो इस तजब्जुब में है कि वो अपनी बात कहे या ना कहे। कुछ देर वो इसी तरह के बेजरर से सवालात करता रहा। फिर बात करते करते अचानक खामोश हो गया। चंद लम्हे खामोश रहा, फिर अचानक बोला, आपसे कुछ बात करना थी, फरमाएं। मामू फुरकान ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, आप इस लड़की के बारे में कुछ जानते हैं? दिलदार भट्ट ने बराह रास्त सवाल किया। किस लड़की के बारे में पूछ रहे हैं? फुरकान मामू फौरन मोहतात हो गए। मैं नीलम की बात कर रहा हूँ। दिलदार ने सीधे और साफ लहजे में कहा। देखिए दिलदार साहब, अगर आप उस लड़की के बारे में मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो बराहे करम अब कुछ ना बताइए। उस लड़की की शादी हो चुकी है। वो अब जैसी भी है हमारी बहू है, हमारी इज्जत है। फुरकान मामू ने उसका मुंह बंद करने की कोशिश की। फुरकान मामू ने दुनिया देख रखी थी। वो जानते थे कि ऐसे मौक़ों पर पास पड़ोस के लोग क्या गुल खिलाया करती हैं। घर का भेदी हमेशा लंका ढाने की कोशिश करता है और बाज़ औक़ात पड़ोसी भी इसी किस्म का किरदार अदा करने की कोशिश करती हैं। जनाब, आप मुतमईन रहें, मैं आपकी बहू पर किसी किस्म की कीचड़ उछालना नहीं चाहता। आप मुझे गलत समझे हैं। मैं तो सिर्फ आपकी मालूमात में इजाफा करना चाहता हूँ। दिलदार ने बात साफ करने के लिए कहा। अच्छा कहिए, क्या कहना चाहते हैं? बिलाखिर मामू फुरकान सुनने के लिए तैयार हो गए। आपको ये तो मालूम होगा कि नीलम फयाज हुसैन की इकलौती औलाद है, दिलदार ने कहना शुरू किया। जी हाँ, मालूम है, फुरकान मामू ने फौरन जवाब दिया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो चाहता क्या है। लेकिन आपको ये मालूम ना होगा कि दिलदार भट्ट ने फुरकान मामू की मालूमात में इजाफा करने के लिए जो बात कही वो वाकई उनकी मालूमात में इजाफा साबित हुई। फुरकान मामू वो बात सुनकर हैरान रह गए। वो बार बार यही कहते रहे, ये नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। वो शख्स जिसका नाम दिलदार भट्ट था उनकी मालूमात में इजाफा करके आगे बढ़ गया। फुरकान मामू काफ़ी आगे निकल आए थे। अब कुछ धुंध छट गई थी और जर्द जर्द सी मरियल धूप निकल आई। फुरकान मामू ने वापसी के लिए कदम उठा लिए। जब वो वापस घर में दाखिल हुए तो कुछ लोग जाग गए थे और कुछ लोग अभी भी पड़े सो रहे थे। अकबर भी बेखबर सो रहा था। फुरकान मामू एक खाली बिस्तर देखकर उसमें घुस गए। अच्छी खासी ठंड थी। उनके हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। जिस्म में हल्की सी कपकपी थी। उन्होंने लिहाफ अपने गिर्द अच्छी तरह लपेट लिया और उस शख्स की बातों पर गौर करने लगे। अगर ये सब सच था तो बड़ी हैरत की बात थी। सबसे ज्यादा हैरत उन्हें इस बात पर थी कि ये बात उन्होंने साबरा से क्यों छुपाई। एक तरह से ये बात अहम भी थी और गैर अहम भी। बात सच छुपाने की थी और जहां इतना करीबी रिश्ता हो वहां कुछ छुपाना एक तरह से जुर्म के बराबर था।
फुरकान मामू ने सोचा कि अभी वो किसी से कुछ नहीं कहेंगे, ये बात वो कराची पहुंचकर करेंगे। उन्होंने फौरन इस राज को खोल दिया तो हो सकता है कि बदमज़गी हो जाए, और वो नहीं चाहते थे कि शादी की खुशी का घर किसी अजियत से दो चार हो जाए। अब तक जो कुछ हो चुका था वो किसी अजाब से कम ना था। शादी से पहले और शादी के बाद कितनी मुश्किलात का शिकार होना पड़ा। अकबर के लिए ये कितनी बदनसीबी की बात थी कि उसका नसीबा खुलने के बावजूद उसके हाथ कुछ न आया। बिल आखिर वो बेचारा थक हार कर सो गया। आज दोपहर को बारात की वापसी थी। फुरकान मामू दिल ही दिल में दुआ कर रहे थे कि ये सफ़र बखैर व आफियत तमाम हो जाए। अब खासे बाराती जाग गए थे। बाबर अली भी उठ चुके थे। उन्होंने बिस्तर से निकलकर सबसे पहले फुरकान मामू के बिस्तर की तरफ देखा। वो अभी तक सो रहे थे। उन्हें हैरत हुई, फुरकान मामू जो सुबह उठने के आदी थे, वो खुद उठकर दूसरों को उठाने के आदी थे, अब तक सोए पड़े थे। ये अच्छा मौका था मामू फुरकान पर सबकत ले जाने का। उन्होंने आगे बढ़कर उनके मुंह से लिहाफ हटाया तो उन्हें बड़ी हैरत हुई। फुरकान मामू के बिस्तर में उनका अपना बेटा अकबर सो रहा था। अरे, ये कैसे यहाँ सो रहा है? इसे तो वहां होना चाहिए था। उन्होंने सोचा ये यहाँ सो रहा है तो मामू फुरकान कहाँ गए? भाई, ये मामू फुरकान कहाँ गए? बाबर अली ने किसी से पूछा। मैं यहाँ हूँ। मामू फुरकान ने बाबर अली की आवाज़ सुनकर फौरन अपने मुंह से लिहाफ हटाया। अरे, लेकिन आप वहाँ कहाँ लेटे हैं? बाबर अली ने उनके बिस्तर की तरफ बढ़ते हुए कहा। भाई, क्या करूँ, तुम्हारे बेटे ने मेरे बिस्तर पर कब्जा कर रखा है। मामू फुरकान बोले। ये यहाँ क्यों है? बाबर अली ने पूछा। तो फिर ये क्या करे? बेचारा कहाँ जाए? मामू फुरकान ने बैठते हुए कहा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। बाबर अली हैरत से बोले। तुम समझोगे भी नहीं। रात भर खराटे जो भरते रहे हो। मामू फुरकान ने हंसते हुए कहा। इधर आ जाओ मेरे पास, तुम्हें रात की सारी कहानी सुनाता हूँ। रात को इस कदर हंगामा हुआ था कि सभी जाग गए। एक नहीं जागे थे तो बाबर अली, जो गहरी नींद सोने के आदी थे। सोने के बाद उनके सर पर धमाके भी होते रहे तो उनकी आंख नहीं खुलती थी। उनकी अजीब आदत थी। सोने के बाद अगर उन्हें कच्ची नींद में जगा दिया जाए तो उनके सर में फौरन शदीद किस्म का दर्द हो जाता। रात को जब नीलम बेहोश हुई थी तो साबरा ने चाहा था कि बाबर अली को उठा लिया जाए, लेकिन मामू फुरकान क्योंकि बाबर की आदत से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने उसे उठाने से मना कर दिया। जब रात भर की रुदाद मामू फुरकान से बाबर अली ने सुनी तो वह फिक्रमंद हुए, लेकिन हालात वाक़यात ऐसे थे कि उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता था, और जो कर सकता था वो अभी तक नीलम के कदमों में पड़ा था। नीलम गहरी नींद सो रही थी। वो पूरी रात नहीं सोई। फिर पैदर पे वाक़यात ने उसे हिला कर रख दिया। होश में आने के बाद उसे नींद की गोली दी गई ताकि उसके जहन को कुछ सुकून मिल जाए। अभी उसे एक लंबा सफ़र भी करना था। नीलम गहरी नींद सो रही थी और वो उसके कदमों से लिपटा हुआ था। नीलम को कुछ होश ना था। अगर उसे ये मालूम हो जाता कि एक खौफनाक बिल्ला उसके पैरों में लेटा है तो शायद उसकी जान ही निकल जाती। इससे पहले कि उस कमरे में लोग जागते, वो काला बिल्ला नीलम के पैरों से अपना जिस्म रगड़ता हुआ कमरे से बाहर निकल आया। बाहर निकलकर उसने एक जोरदार अंगड़ाई ली और इत्मीनान से चलता हुआ दरवाजे में आया और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। नीलम कोई 10-11 बजे तक सोती रही। किसी ने उसे उठाने की कोशिश भी ना की। खुद ही उसकी आंख खुली। पहले तो उसकी समझ में ना आया कि वो कहाँ है। उसका सर भारी हो रहा था। वहाँ बाबर गोली का नशा खत्म हो चुका था, लेकिन उसके असरात बाकी थे। थोड़ी देर वो यूं ही खामोशी से लेटती रही। कभी वो आंखें बंद कर लेती, कभी खोल लेती। फिर उसके जहन में एक एक बात ताज़ा हो गई। वो अपने हवासों में आई। तब उसे एहसास हुआ कि उसने कैसी भयानक रात गुजारी है। उसे शादी का बड़ा चाव था और जितना शौक था उतना ही उसके साथ बड़ा जुल्म हुआ। वो सुनहरी रात जिसके लिए लड़कियां दिन गिनती हैं, कैसी लम्हा लम्हा अजाब बनकर उस पर टूटी थी। रात गुजर गई थी, लेकिन उसके असरात खत्म न हुए थे, जैसे उसके जहन पर नक्श होकर रह गए। अभी वो जाने कितनी देर यूं ही आंखें मौंदी पड़ी रहती कि उसकी अम्मी अंदर आई। उन्होंने ये देखने के लिए कि नीलम अभी सो रही है या जाग रही है, उसे आवाज़ दी। अरे नीलम। जी अम्मी। नीलम ने आंखें खोल दी। अब उठ जाओ बेटी, नाश्ता वगैरह कर लो, वाजदा ने प्यार से कहा। जी अम्मी, उठ रही हूँ, नीलम ने आहिस्तगी से कहा। बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वाजदा ने फिक्रमंदी से पूछा। जी अम्मी, तबीयत तो ठीक है, बस ज़रा सर भारी हो रहा है। वो गोली की वजह से होगा। चाय वाय पियोगी तो ठीक हो जाएगा। हाँ अम्मी, ये ख्वाब आवर गोलियों की मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। वो तो मैंने अब्बू की वजह से गोली खा ली, वरना कभी ना खाती। बेटी, आज तू हमसे जुदा हो जाएगी, तुझे कुछ मालूम है? वाजदा के चेहरे पर उदासी फैल गई। हाँ अम्मी, जानती हूँ, नीलम ने अफसुर्दगी से कहा। आपने मुझे ब्याह भी इतनी दूर दिया कि कोई जल्दी आना भी चाहे तो ना आ सके। कि अम्मी मैं आपको इतनी बुरी लगती थी? अकबर बहुत अच्छा लड़का है, वो तेरा बहुत ख्याल रखेगा, वाजदा ने उसे तसल्ली दी। हाँ अम्मी, ये मैं भी जानती हूँ, नीलम ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा।
फिर वो यकलख्त उदास हो गई। अम्मी, आप और अब्बू मुझे बहुत याद आएंगे। हमारा घर तो सूना हो जाएगा। इस घर में तेरे सिवा और था कौन? अब इस घर में वो होंगे, मैं होंगी। और वो भी कहाँ होंगे? वो तो दिन भर कारोबार में मसरूफ होंगे। मैं अकेली यहाँ पर इधर उधर घूमती फिरूंगी। अम्मी, कोई मसरूफियत निकाल लेना, वरना बोर हो जाओगी। नीलम ने मशवरा दिया। हाँ, करूंगी कुछ, वरना ये अकेला घर मुझे तो काटने को दौड़ेगा। वाजदा ने नीलम को प्यार से बताते हुए कहा, तुम अपना ख्याल रखना। मुझसे फ़ोन पर दूसरे तीसरे रोज़ बात कर लिया करना। मैं भी तुम्हें फ़ोन कर लिया करूंगी। हमने बहुत सोच समझकर तुम्हें इतनी दूर भेजने का फैसला किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम वहां पर खुश रहोगी। वो घर तुम्हारे लिए अजनबी नहीं है। वहां तुम कई मर्तबा रहकर आई हो। अकबर तुम्हारा देखा भाला लड़का है। वो तुमसे शादी करने का शदीद ख्वाहिशमंद था। वो तुम्हें हर कीमत पर खुश रखेगा, लेकिन याद रखना कि उसे तुम्हारे बारे में कुछ मालूम नहीं है। इस सिलसिले में हर मुमकिन तौर पर अपनी जुबान बंद रखना, वरना पेचीदगियां बढ़ जाएंगी। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? जी अम्मी, समझ रही हूँ, नीलम ने संजीदगी से कहा। अभी तक कोई इन हालात से वाकिफ नहीं है, और तुम्हें कराची ब्याहने में यह हिकमत अमली कार फरमा थी कि कोई इन हालात से वाकिफ ना हो सके। हम दोनों की जान तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अब्बू तुम्हें टूट कर चाहते हैं। मेरी मोहब्बत से तो तुम वाकिफ ही हो। अगर वो सब ना हुआ होता तो हम कभी तुम्हें कराची ना भेजते। इस शहर में लड़कों की क्या कमी है, लेकिन हमने जानबूझकर तुम्हें अपने से दूर कर दिया ताकि तुम सदा सुखी रह सको। तुम्हारी खुशी हमारे लिए अव्वलीन है। हम तुम्हें हर हाल में खुश देखना चाहते हैं। वाजदा की आंखों में नमी आ गई। मैं अंदर आ जाऊं? अब ये दोनों बात कर ही रहे थे कि दरवाजे से साबरा ने झांका। हाँ खाला, आ जाएं, नीलम ने बड़े एहतराम और बड़ी मोहब्बत से कहा। भाई, कोई प्राइवेट बात तो नहीं हो रही? साबरा ने छेड़ा। जी हाँ, बड़ी प्राइवेट किस्म की बातें हो रही हैं, नीलम ने हंसकर कहा। तो फिर मैं वापस लौट जाऊं? साबरा ने नीलम को देखते हुए कहा। अरे खाला, कमाल करती हैं आप भी। नीलम संजीदा हो गई। नीलम तो मजाक कर रही थी, वाजदा ने हंसकर कहा। क्या हमारे दरमियान कोई ऐसी बात भी हो सकती है जो तुमसे छुपाई जाए, राज रखी जाए? हाँ, हो सकती है। माँ बेटियों में हजार बातें ऐसी हो सकती हैं जो छुपाई जाएं। यहाँ छुपाने को कुछ नहीं। एक नीलम थी जिसे अब तक अपने कलेजे में छुपाए रखा था तुमसे। ये भी ना देखा गया, आखिर हमसे छीन कर ले चली ना अपने साथ। वाजदा ने बात का रुख बड़ी खूबसूरती से मोड़ दिया। तुमने अपने कलेजे में छुपाए रखा ना, हम इसे कराची ले जाकर अपने दिल में छुपा कर रखेंगे। तुम क्या समझती हो, एक तुम ही मोहब्बत करने वाली पैदा हुई हो इस दुनिया में? साबरा ने हंसकर कहा। सुन लिया तूने? यही बात मैं तुझसे कह रही थी कि मेरी बहन तुझे अपने दिल में छुपा कर रखेगी। ये परेशान हो रही थी क्या? साबरा ने पूछा। नहीं, परेशान नहीं हो रही थी, बल्कि ये कह रही थी कि इतनी दूर मुझे क्यों ब्याह दिया, आपसे मिलने में भी दुश्वारी होगी, वाजदा ने बताया। वाह नीलम, तुमने खूब फिक्र की। साबरा ने नीलम के सर पर हाथ रखते हुए कहा। जब तुम्हारा जी चाहे लाहौर आ जाना। लाहौर अमेरिका में तो नहीं है, लाहौर पाकिस्तान में ही है। जहाज घंटे सवा घंटे में तुम्हें यहाँ पहुंचा देगा। कुछ देर और इसी तरह की बातें होती रही। फिर नीलम मुंह हाथ धोने के लिए उठ गई। नाश्ता तैयार था। जो लोग बाकी रह गए थे उनके साथ नीलम ने नाश्ता किया। बाकी रहने वालों में अकबर भी था। अकबर की मौजूदगी में नीलम को नाश्ता करते हुए झिझक महसूस हो रही थी। वो उठकर जा तो नहीं सकती थी, खामोशी से सर झुकाए नाश्ता करती रही। दोपहर के खाने के बाद बारात ने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। फिर वो घड़ी भी आ पहुंची जो वालदैन के लिए मुतजाद जज्बात लेकर आती है। बेटी जब घर से रुखसत होती है तो एक तरफ वालदैन को अपने फर्ज से सुबकदोशी की खुशी होती है, दूसरी तरफ उन्हें अपने लखते जिगर से दूर होने का गम भी होता है, जो कि किसी अजाब से कम नहीं महसूस होता। लड़कियां पराई होती हैं, उन्हें एक दिन घर से जाना ही होता है। बाबल के आंगन की चिड़ियों को एक दिन उड़ना ही होता है। नीलम अपने अब्बू अम्मी के गले लगकर खूब रोई। इस तरह की उसकी हिचकियां बन गईं, बुरी हालत हो गई। माँ बाप से दूर होने का गम एकदम ही बरसात की तरह बरसा। वो बहुत दूर जा रही थी। ये एहसास शिद्दत से उसकी रूह की गहराइयों में उतर गया। रो धोकर वो गाड़ी में बैठी। उसके पास अब जिसने जिंदगी भर उसके आंसू पहुंचने थे। एक रिश्ता टूटा था तो दूसरा जुड़ गया था। एक घर छूटा था, दूसरा मिल गया था। ये वो घर था जहां उसने अब हमेशा रहना था। गार्ड ने झंडी दिखाई, गाड़ी ने रेंगना शुरू किया। अचानक ही वो काला बिल्ला कहीं से नमूदार हुआ और चलती गाड़ी में छलांग लगाकर एक डिब्बे में चढ़ गया। फुरकान मामू खिड़की के नजदीक बैठे थे। गाड़ी चली तो उन्होंने खिड़की से मुंह बाहर निकाल लिया और ऐसे ही बाहर की तरफ देखने लगे। तब उनकी नजर उस काले बिल्ले पर पड़ी। उन्होंने उसे बराबर वाले डिब्बे में चढ़ते देख लिया। गाड़ी ने अब रफ्तार पकड़ ली। मामू फुरकान ने अपना सर खिड़की के अंदर किया और फिक्रमंदी से बाबर अली को देखने लगे। बाबर अली उनके सामने वाली सीट पर बैठे थे। क्या हुआ मामू?
बाबर अली ने उनकी पेशानी पर फिक्र की लकीरें देख ली थी। उन्होंने पूछा, आओ मेरे साथ। मामू ने बर्थ से उठते हुए कहा, उधर चलकर बात करती हैं। बाबर अली फौरन ही उनके साथ हो लिए। मामू फुरकान ने सबसे पहले बोगी का दरवाज़ा अंदर से बंद किया। ये पूरी बोगी रिजर्व थी, इसमें बारातियों के सिवा कोई बाहर का आदमी ना था। दरवाज़ा बंद करते हुए मामू फुरकान ने कहा, मैंने उसे गाड़ी में चढ़ते देखा है। किसको मामू? बाबर अली ने हैरान होकर पूछा। काले बिल्ले को। मामू फुरकान ने आहिस्ता से कहा, कौन सा काला बिल्ला? बाबर अली की कुछ समझ में ना आया। ये वही बिल्ला है जो हमारे साथ लाहौर गया था। अब यह हमारे पीछे लग गया है। बोगी की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दो ताकि वो बिल्ला इस बोगी में ना आ सके, और ये बात किसी को बतानी भी नहीं। मैं इसीलिए तुम्हें अपने साथ उठा कर लाया हूँ, मामू फुरकान ने कहा। खिड़कियां दरवाजे तो खैर बंद कर दिए गए, लेकिन बोगी के दरमियान के दरवाजे जो एक बोगी को दूसरी बोगी से मिलाते हैं और जिनसे बैरियर टिकट चेकर वगैरह गुजरते रहते हैं, उन्हें बंद करना आसान ना था। उन दरवाज़ों पर नज़र रखने के लिए ज़रूरी था वहाँ कोई आदमी मुस्तकिल बैठे, और यह निगरानी का काम लड़के ही अच्छी तरह कर सकते थे। लिहाजा अब ज़रूरी हो गया कि ख़ानदान के 2-3 लड़कों को एतमाद में लेकर उन्हें काले बिल्ले की निगरानी पर मामूर कर दिया जाए। मामू फुरकान ने 2-3 लड़कों को मुंतखब करके उन्हें सूरत हाल से आगाह कर दिया। उन्हें यह भी बता दिया कि यह काम बड़ी राजदारी से करना है। बारातियों को बिलखुसूस ख़वातीन को यह बात हरगिज़ ना बताना कि वो खबीस बिल्ला फिर हमारा शरीक सफ़र है। ख्वाम बोगी में खौफ व हरास फैल जाएगा। इतना लंबा सफ़र है, अभी से अजाब बन जाएगा। फुरकान मामू की खुफिया फोर्स ने काम शुरू कर दिया। मामू फुरकान और बाबर अली भी बोगी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चक्कर लगा लेते। निगरानी ठीक तरह जारी थी। शाम ढलने लगी, फिर रात आई। ये एक अच्छी खासी सर्द रात थी। गाड़ी में गैर मामूली सर्दी थी। खिड़कियां दरवाजे बंद होने के बावजूद यहाँ महसूस हो रहा था जैसे बोगी में बर्फ भरी हो। खुदा खुदा करके ये रात गुजरी। फुरकान मामू एक लम्हे को भी नहीं सोए। इशा की नमाज पढ़कर वो बोगी के दरमियान में कंबल ओढ़े बैठे रहे। उनकी नज़रें बोगी के रास्ते पर दाएं बाएं घूमती रहीं और उनके होंठ हिलते रहे। वो मुस्तकिल कुछ न कुछ पढ़ते रहे। दिन निकला तो उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया, रात खैरियत से गुजर गई थी। वो काला बिल्ला इस बोगी में दाखिल न हो सका। फिर वो वक्त भी आया जब गाड़ी कराची के स्टेशन में दाखिल हुई। सफ़र तमाम हुआ। सारे बाराती एक एक करके ट्रेन से उतर आए। उन उतरने वालों में मामू फुरकान भी थे। प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उन्होंने दूर तक, जहां तक वो देख सकते थे, देखने की कोशिश की, लेकिन वह उन्हें कहीं नजर न आया। फुरकान मामू ने इत्मीनान का सांस लिया और पुल की सीढ़ियां चढ़ने लगे। बारात को घर तक ले जाने के लिए स्टेशन के बाहर एक बस मौजूद थी, लेकिन बहुत से बाराती स्टेशन से ही रुखसत हो गए। बस में सिर्फ वो लोग रह गए जिनके घर बस के रूट पर थे या घर जाना चाहते थे। बस चली तो किसी को पता भी न चला कि वो काला बिल्ला कब बस के दरवाजे से छलांग लगाकर अंदर आ गया और पूरे इत्मीनान से एक सीट के नीचे पैर फैलाकर लेट गया। फुरकान मामू पहले आगे बैठे थे, फिर जाने क्या सोचकर वो पीछे उठाए और उसी सीट पर बैठ गए जिसके नीचे बिल्ला बैठा था। उनके और बिल्ले के पैरों के दरमियान मुश्किल से 2-3 इंच का फासला होगा। अगर वो बिल्ला चाहता तो मामू फुरकान की टांग पर अपना पंजा मार सकता था। अपने साथ उन्होंने बाबर अली को भी बुला लिया। अब वो दोनों पीछे बैठे सफ़र बखैर खूबी ख़त्म होने पर खुदा का शुक्र अदा कर रहे थे, और नीचे वो काला बिल्ला लेटा हुआ बार बार अपनी दुम को बस के फर्श पर मार रहा था, जैसे तंबीह कर रहा हो कि यह सफ़र अभी शुरू हुआ है। चलो, उस बिल्ले से तो जान छूटी, मामू फुरकान ने इत्मीनान का सांस लेकर कहा। काले बिल्ले ने फिर अपनी मोटी दुम बस के फर्श पर मारी, जैसे कह रहा हो कि अभी कहाँ जान छूटी, अभी तो जान अजाब में आना शुरू होगी। मामू, उस बिल्ले ने वाकई जान अजाब में डाल दी थी, पता नहीं कहाँ से पीछे लग गया। बाबर अली ने बस से बाहर देखते हुए कहा, अजीब बिल्ला था वो। तुम दादा गफूर को जानते हो? फुरकान मामू ने बाबर अली से पूछा। हाँ जानता हूँ, वो जो ब्रंस रोड पर रहते हैं। बाबर अली ने तस्दीक चाही। हाँ वही, मैं उनके पास जाऊँगा, वह इन मामलात में बड़े माहिर हैं, उनसे बात करूँगा, मामू फुरकान ने कहा। मामू, उनसे कोई तावीज़ वगैरह ले लें, बाबर अली ने तजवीज़ पेश की। मैं उनसे बात करता हूँ, वो जो बताएंगे वैसा करेंगे। ये मामला वैसे तावीज़ों से हल होने वाला नहीं, इसके लिए अमल करना पड़ेगा। मामू, आपका क्या ख्याल है? ये मामला भी ख़त्म नहीं हुआ, बाबर अली ने तशवीश भरे लहजे में कहा। ये बात अगले 2-3 दिन में मालूम हो जाएगी, मामू फुरकान बोले। क्या फिर कुछ होगा? बाबर अली ने फिक्रमंदी से पूछा। अगर असरात ख़त्म नहीं हुए तो वो हर सूरत में ज़ाहिर होंगे, मामू फुरकान ने जवाब दिया। मामू, आप 2-3 मेरे घर पर ही रहें, बाबर अली ने कहा। परेशान क्यों होते हो? अब कुछ नहीं होगा, और अगर कुछ हुआ तो मैं तुमसे कौन सा दूर हूँ, मुझे टेलीफोन कर देना, मैं फ़ौरन आ जाऊँगा। वैसे परसों वलीमे पर मुलाकात होगी, इंशाल्लाह सब ठीक रहेगा,
मामू फुरकान ने तसल्ली दी। लेकिन कुछ ठीक नहीं रहा। मामू फुरकान के सारे अंदाजे गलत निकले। उनका ख्याल था कि काले बिल्ले से निजात मिल गई, लेकिन ऐसा ना हुआ। मामू फुरकान तो हसन स्क्वायर पर उतर गए। उन्हें अजीजाबाद जाना था। बाबर अली ने उन्हें वहां उतरने से मना भी किया कि घर चलें, वहां से आपको गाड़ी के जरिए घर भिजवा दूंगा। लेकिन मामू फुरकान ना मानने के ख्वामखा जहमत होगी। वो बस से उतर गए और टैक्सी पकड़कर घर पहुंच गए। मामू फुरकान के उतरते ही काले बिल्ले ने पूरे इत्मीनान से पांव फैला लिए, जैसे फुरकान मामू के उतरने से उसे सुकून मिला हो। बाबर अली की रिहाइश का गुलशन इकबाल में थी। बस जब गुलशन पहुंची तो उसमें बहुत कम बाराती रह गए। ज्यादातर घर के अफराद थे या वो मेहमान जो हैदराबाद और ठट्ठा से आए हुए थे। बस खाली होने के बाद काले बिल्ले ने भी सीट के नीचे से अपना मुंह निकाला, गर्दन उठाकर इधर उधर देखा। बस में कोई ना था। वो पूरे इत्मीनान से मेहमान खुसूसी की तरह शान से नीचे उतरा और घर के गेट से अंदर दाखिल हो गया। शादी की पहली रात तो इस काले बिल्ले की नजर हो गई। दूसरी रात ट्रेन में गुजरी। आज तीसरी रात थी। अकबर ज़हनी तौर पर बहुत उलझा हुआ था। इन अजीबोगरीब वाक़यात ने उसके असाब शिकस्ता कर दिए। ऊपर से सफ़र की थकान थी। घर पहुंचकर अकबर ने तेज़ गर्म पानी का शावर लिया, एक ख्वाबावर गोली खाई, चाय पी और अपने कमरे में जाकर लेट गया। उसने राशिदा को हदायत कर दी कि शाम होने से पहले उसे कोई ना उठाए। अपने बेड पर लेटकर उसे एक तरह की आसूदगी का एहसास हुआ। थका हुआ तो वो था ही, ऊपर से नींद की गोली का नशा। जल्द ही उसकी आंखें बंद होने लगी। उसने लिहाफ अपने ऊपर खींचा और करवट लेकर सो गया। जाने वो कितनी देर सोया होगा कि अचानक उसकी किसी आवाज से आंख खुल गई। कमरे में अंधेरा फैला हुआ था। इसका मतलब था कि शाम हो चुकी है। कोई जोर जोर से दरवाजा बजा रहा था। अकबर ने सोचा वो अंदर से दरवाजा बंद करके तो नहीं सोया था। फिर ये कौन इस बेहूदगी से दरवाजा पीट रहा है? अंदर क्यों नहीं आ जाता? वो लिहाफ फेंककर गुस्से से उठा के देखे तो सही कौन है दरवाजे पर। अभी वो दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो गया। अरे भाई आ जाओ, कौन है? अकबर ने जरा गुस्से से कहा। पूरा दरवाजा खुल गया लेकिन वहां कोई ना था। अकबर को और गुस्सा आया कि एक तो दरवाजा पीटकर उसे उठा दिया और अब मजीद उसके साथ मजाक किया जा रहा है। वो तेजी से आगे बढ़ा ताकि देख सके कि बाहर कौन है। 4 कदम आगे बढ़ाए होंगे कि उसे देखकर उसकी सिट्टी गुम हो गई। अकबर जल्दी से उल्टे कदमों पीछे भागा और जल्दी से लिहाफ में घुस गया। वह थर थर कांप रहा था और उसकी नजरें उस चीज पर थी जो अंदर आ रही थी। वो कोई बड़ी हैबतनाक शय थी। उसकी लंबाई कोई 2 फुट रही होगी। 1 फुट के पांव होंगे और उन पांव के ऊपर सर था। उसका धड़ नहीं था, ना हाथ थे। सर चादर से ढका हुआ था और उसमें से एक हैबतनाक चेहरा झलक रहा था। उस अजीबुल खलकत चीज को देखकर अकबर की चीख गले में फंस गई। वो लाख चीखना चाह रहा था लेकिन चीख थी कि गले से निकलती ही ना थी। और अजीबुल खलकत चीज अपने पांव पर उछलती हुई उसकी तरफ बढ़ी आ रही थी। बड़ी मुश्किल से उसकी चीख हलक से बरामद हुई। तभी उसकी आंख खुल गई। उसने खुद को बुरी तरह चीखते हुए पाया। वो पसीने में शराबूर हो रहा था। उसका हलक खुश्क था और जिस्म हौले हौले कांप रहा था। कमरे में अंधेरा न था। किसी ने अंदर आकर लाइट जला दी थी। इसका मतलब था कि मगरिब का वक्त गुजर चुका था। कमरे में रोशनी देखकर उसे कुछ इत्मीनान हुआ। उसने गर्दन घुमाकर चारों तरफ कमरे में देखा। वहां कोई ऐसी चीज न थी जिससे खौफजदा हुआ जाता। इसका मतलब है कि उसने जो कुछ देखा ख्वाब में देखा, लेकिन ना जाने क्यों उसे महसूस हुआ कि उसने जो कुछ देखा था ख्वाब ना था, बल्कि अपनी जागती आंखों से देखा था। अब वो उठकर बैठ गया और अभी बाथरूम जाने की सोच ही रहा था कि राशिदा कमरे में दाखिल हुई। उठ गए आप? शुक्र है, राशिदा ने मुस्कुराते हुए कहा। आपके दोस्त आए हैं, इधर ही भेज दूं? ड्राइंग रूम तो इस वक्त खाली नहीं। हाँ, इधर ही भेज दो। अकबर ने बेड से उठते हुए कहा। मैं जरा मुंह हाथ धो लूं, फिर चाय भेज देना। जी अच्छा। राशिदा ये कहकर कमरे से निकल गई। थोड़ी देर के बाद अकबर के दोस्त आफाक और गुलजार कमरे में दाखिल हुए। अकबर अभी बाथरूम में था। उन्होंने काले बिल्ले को अकबर के बेड के नीचे से निकलते देखा। काले बिल्ले की सुरख सुरख आंखें और बड़ा कद देखकर वो दोनों सहम गए। काले बिल्ले ने एक नजर दोनों को देखा और टहलता हुआ कमरे से निकल गया। यार ये किस किस्म का बिल्ला था? आफाक ने गुलजार से कहा। इतने में अकबर तौलिए से मुंह पहुंचता बाथरूम से बाहर आ गया। यार वो अजीब किस्म का बिल्ला था, डरावना और इतना लंबा चौड़ा मैंने आज तक नहीं देखा। काले बिल्ले का जिक्र सुनकर अकबर के पसीने छूट गए। उसने जल्दी से बाहर निकलकर इधर उधर देखा, लेकिन वो काला बिल्ला कहीं नजर न आया। अकबर वापस कमरे में आया और खामोशी से बेड पर बैठ गया। क्या हुआ भाई, तू क्यों इतनी खामोशी से बैठ गया? गुलजार ने उसे छेड़ा। हाँ भाई सुना, कुछ रात का फसाना। आफाक ने गिरहा लगाई। अकबर के ये दोनों दोस्त बारात में नहीं गए थे। उन्हें कुछ मालूम ना था कि अकबर के साथ क्या बीती। वो कुरीद कुरीद कर उससे रात का फसाना पूछते रहे और वह हंस हंस कर उन्हें टालता रहा।
वो क्या बताता कि उसके साथ क्या गुजरी है। अकबर कपड़े पहनकर अपने दोस्तों को लेकर बाहर निकल गया। काफी देर के बाद वो घर वापस आया। फिर उसने खाना खाया और खाना खाकर अपने एक और दोस्त से मिलने चला गया। वहां से कोई 11:30 बजे के करीब वापसी हुई। घर वापस हुआ तो घर वाले उसके मुंतजिर थे। कुछ देर के बाद उसे नीलम के कमरे में पहुंचा दिया गया। वो कमरे में दाखिल हुआ तो दीवार पर लगी घड़ी ने 12 बजाए। अकबर ने पहले 12 बजाती घड़ी और फिर नीलम को देखा। नीलम ने उसे मुस्कुरा कर देखा और फिर अपनी नजरें नीची कर ली। जब वो करीब आया तो नीलम ने अपना सर भी झुका लिया। अकबर बेड पर बैठा। उसने अपने हाथ से उसका चेहरा उठाया और करीब होने लगा, लेकिन कुर्बत उसके नसीब में ना थी। वो अचानक चीख उठा, नीलम मेरी आंखें। जब अकबर ने घबरा कर कहा, नीलम मेरी आंखें, और ये कहकर उसने अपनी आंखों को ढक लिया तो नीलम का दिल धक से रह गया। उसे ठंडा पसीना आ गया, हाथ पांव में जान न रही। उसने तड़प कर पूछा, हाय अकबर, तुम्हें क्या हुआ? अकबर कुछ ना बोला। वो अपने हाथों से अपनी आंखें मल रहा था। तब नीलम ने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे कहा, अकबर हाथ तो हटाएं। अकबर ने अपने हाथों पर नीलम की नरम मुलायम रेशम सी उंगलियों का लम्स महसूस किया। चंद सानियों को उसे सुकून मिला। उसने अपना हाथ आंखों से हटा लिया। आंखें खोलकर नीलम की तरफ देखना चाहा लेकिन देख ना सका। जैसे ही उसने आंखें खोली, शिद्दत की तकलीफ हुई। उसने फौरन आंखें बंद कर ली। अकबर खुदा के लिए अपनी आंखें खोलने, मुझे देखें। नीलम ने उसका जरा सा हाथ दबाकर कहा। कोई और वक्त होता तो अकबर नीलम के इस जुमले पर कुर्बान हो जाता, उसे इस तरह देखता कि फिर उसे दीद की हसरत न रहती। लेकिन इस वक्त तो वो बड़ी मुश्किल में था। उसने फिर थोड़ी सी आंखें खोलना चाहिए, लेकिन आंखों के चिराग जल न सके। रोशनी के बावजूद हर तरफ धुंध सी छाई रही। नीलम आंखें नहीं खुल रही। अकबर ने एक कर्ब के आलम में कहा, हुआ क्या है? नीलम ने फिक्रमंदी से पूछा। आंखों में शदीद मिर्चें लग रही हैं। अभी तो आप ठीक थे। हाँ, अभी तो मैं ठीक था, अकबर ने कहा। फिर ये मिर्चें कहाँ से आ गईं? नीलम ने पूछा। बस मुझे अचानक ये महसूस हुआ जैसे किसी ने मुट्ठी भरकर पिसी हुई मिर्चें मेरी आंखों में झोंक दी हों। इस कदर शदीद तकलीफ है कि बता नहीं सकता। अकबर के चेहरे पर शदीद कर्ब के आसार थे। आप बाथरूम में जाकर आंखें धो लें, नीलम ने मशवरा दिया। हाँ, यही करना पड़ेगा। ये कहकर अकबर उठा। इसके साथ ही नीलम भी उठी। उसने सहारा देकर अकबर को बाथरूम का रास्ता दिखाया। अकबर ने वॉश बेसिन के नलके से अच्छी तरह अपनी आंखें धोईं। दर्द में बहुत मामूली सा फर्क पड़ा। उसने खड़े होकर आंखें देखी। उसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थीं। इस कदर सुर्खी थी कि लगता था जैसे आंखों में खून भर गया हो, और इतनी शदीद जलन जैसे कोई उसकी आंखों पर ब्लेड फेर रहा हो। बाथरूम से वापस आकर वो बेड पर लेट गया। उसे किसी करवट करार ना था। आंखों पर हाथ रखने के बावजूद कमरे में जलती हुई ट्यूबलाइट की रोशनी उसकी आंखों में तेजाब बनकर टपक रही थी। उसने अपना मुंह बेड के गद्दे में छुपा लिया। चैन फिर भी ना मिला। क्या लाइट बुझा दूं? नीलम ने उसे गद्दे में मुंह छुपाए देखकर पूछा। नीलम का यह जुमला भी मर मिटने वाला था। उसकी आंखों में मिर्चें ना भरी होती तो वह इस जुमले से लुत्फ उठाता, लेकिन इस वक्त तो उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसने सादगी से कहा, हाँ बुझा दो। नीलम ने लाइट बुझा दी, लेकिन इससे भी कोई खास फर्क ना पड़ा। तकलीफ अपनी जगह जूं की तुम बरकरार रही। फिर नीलम ने बाथरूम की लाइट जलाकर दरवाजा खोल दिया। उसने तौलिया पानी में तर किया और उस गीले तौलिए को उसकी आंखों पर रखकर बहुत आहिस्ता आहिस्ता फेरने लगी। उसकी आंखों में ठंडा ठंडा पानी लग रहा था। पानी की ठंडक ने उसे थोड़ा सा सुकून पहुंचाया, लेकिन यह सुकून भी लम्हाती साबित हुआ। 10-15 मिनट हो चुके थे, लेकिन किसी तरह से आराम नहीं आ रहा था। तब नीलम ने परेशान होकर कहा, क्या खाला को बुला कर लाऊं? नहीं, तुम रहने दो, मैं खुद जाता हूं। अकबर ने उठते हुए कहा, नीलम बहुत शदीद किस्म की तकलीफ है, आप जाएं, जाकर किसी डॉक्टर को दिखाएं। नीलम ने मशवरा दिया। अकबर आंखों पर हाथ रखे अंदाजे से चलता हुआ कमरे से बाहर आया। फिर उसने अपने अम्मी अब्बू के कमरे में कदम रखा। उसका दरवाजा खुला हुआ था और वो लोग अभी जाग रहे थे। अकबर को इस तरह अपनी आंखों पर हाथ रखे आते देखकर साबरा ने अपना कलेजा थाम लिया। या अल्लाह खैर, उनके मुंह से निकला। अब्बू मेरी आंखें देखें। क्या हुआ तुम्हारी आंखों को? बाबर अली लपक कर उसकी तरफ बढ़े। उन्होंने जल्दी से उसे अपने बेड पर बिठाया। साबरा ने अकबर का हाथ हटाकर उसकी एक आंख खोलकर देखी। अरे ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? एकदम लाल अंगारा हो रही हैं। बस अम्मी, अचानक ही ऐसा हुआ। मुझे यूं लगा जैसे किसी ने ढेर सारी पिसी हुई मिर्चें मेरी आंखों में झोंक दी हूं। अपनी आंखें धो लो, बाबर अली ने कहा। अब्बू बहुत अच्छी तरह धो ली हैं। गीले तौलिए से भी मुसलसल रगड़ी हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अकबर ने अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए कहा, सुने? साबरा बाबर अली से मुखातिब हुई, इसे अस्पताल ले जाएं। अच्छा ठीक है।
ये कहकर बाबर अली ने जल्दी जल्दी कपड़े तब्दील किए, गाड़ी निकाल ली और अकबर को बिठाकर अपने इलाके के एक अच्छे अस्पताल में ले गए। वहां डॉक्टर ने उसकी आंखों का मुआयना किया, आंखों को अच्छी तरह धोकर एक ट्यूब से मरहम लगा दिया, खाने को कुछ दवाएं लिख कर दी, लगाने को 2 किस्म की ट्यूब तजवीज़ कर दी। बाबर अली के दरियाफ्त करने पर कि ये मामला क्या है, अचानक आंखों का ये हाल कैसे हो गया, तो डॉक्टर ने बताया ये एक तरह की एलर्जी है, फिक्र की कोई बात नहीं, 1-2 दिन में आंखें ठीक हो जाएंगी। लेकिन अकबर की आंखें 1-2 दिन में ठीक ना हुई। अलबत्ता तकलीफ कुछ कम हो गई, लेकिन बिल्कुल ख़त्म ना हुई। मामू फुरकान को दूसरे दिन बाबर अली ने फ़ोन पर सूरत हाल से आगाह कर दिया। मामू फुरकान अकबर की आंखों की तकलीफ के बारे में सुनकर फिक्रमंद हो गए। उन्होंने पूछा, किसी आंखों के स्पेशलिस्ट को दिखाओ, हो सकता है उस डॉक्टर की राय सही हो, वाकई उसकी आंखों में एलर्जी हो गई हो, लेकिन स्पेशलिस्ट को दिखाओ ज़रूर ताकि तसल्ली हो जाए। मामू, मैंने शाम को एक बड़े डॉक्टर से वक्त लिया है, उसे लेकर जाऊंगा। तुम अकबर को डॉक्टर को दिखाओ, मैं रात को इधर आऊंगा, मामू फुरकान ने कहा। दुकान से उठकर पहले मैं दादा गफूर की तरफ जाऊंगा, उनसे ज़रा बात करके देखता हूँ वो क्या कहते हैं। अच्छा मामू, ठीक है, मैं रात को आपका इंतज़ार करूंगा। ये कहकर बाबर अली ने रिसीवर रख दिया। बाबर अली के रिसीवर रखने के बाद भी मामू फुरकान चंद लम्हों तक रिसीवर अपने हाथ में थामे रहे। उनकी पेशानी पर सिलवटें उभर आई थीं। फिर उन्होंने गहरा सांस लेकर रिसीवर जोर से क्रैडल पर रख दिया। शाम को जल्दी अपनी दुकान से उठे ताकि दादा गफूर से बात करके वो गुलशन पहुंच सकें। फिर गुलशन से उन्हें अपने घर वापस भी आना था। लियाकत आबाद की मार्केट में मामू फुरकान की कपड़े की बहुत बड़ी दुकान थी और खूब चलती थी। लियाकत आबाद से टैक्सी पकड़कर वो ब्रंस रोड दादा गफूर के पास पहुंचे। दादा गफूर मामू फुरकान के दूर के रिश्तेदारों में से थे, लेकिन उनसे दादा गफूर के ताल्लुकात बहुत करीबी थे। मामू फुरकान को जब भी फुर्सत होती वो उनसे मिलने ज़रूर जाते। दादा फुरकान भी मामू फुरकान को बहुत पसंद करते थे। वो अगर कभी मुलाकात को ना आते तो दादा गफूर उन्हें अपने बेटे से फ़ोन करवा कर बुला लिया करते। दादा गफूर की उम्र 72 साल से कम ना होगी, लेकिन उनकी आंखें बिल्कुल ठीक थीं। वो चश्मा नहीं लगाते थे और उड़ते कबूतर को देखकर बता दिया करते कि ये किस नस्ल का है। समात भी बिल्कुल ठीक थी, सिर्फ कदमों की चाप से बंदे को पहचान लिया करते। अलबत्ता हाथों में खफीफ सा रेशा था, थोड़ी बहुत गर्दन भी हिलने लगी थी। दुबले पतले थे, रंग गोरा चिट्टा। जवानी में सुर्खी माइल रहा होगा, अब जरा सा जर्दी माइल हो गया था। सफेद रेशमी दाढ़ी, गहरी सी आंखें, मुस्कुराते होंठ, कड़कदार आवाज। वो एक बारोब शख्सियत के मालिक थे। मामू फुरकान दादा गफूर के फ्लैट पर पहुंचे तो वो दस्तरख्वान पर बैठ चुके थे। खाना मगरिब के फौरन बाद खा लिया करते। मामू फुरकान को देखकर खुश हुए, बड़ी मोहब्बत से बोले, आओ भाई फुरकान, बहुत अच्छे वक्त पर आए, खाना खाओ। मामू फुरकान अगरचे ईशा के बाद खाना खाने के आदी थे, लेकिन दादा गफूर की दावत पर उनका साथ देने के लिए फौरन दस्तरख्वान पर बैठ गए। उनका ख्याल था कि 2-4 लुकमे खाकर उठ जाएंगे, लेकिन दस्तरख्वान पर उनकी पसंद की चीज मौजूद थी। पाए वो बहुत शौक से खाते थे और दादा गफूर के घर के पायों का तो कोई जवाब ना होता था। वो खाने बैठे तो खाते चले गए, फिर पूरा पेट भर कर उठे। दादा गफूर को मामू फुरकान की यही बेतकल्लुफी बहुत पसंद थी। खाने के बाद दादा कमरे में चहलकदमी फरमाने लगे। दादा को खाना खाने के बाद टहलने की आदत थी। टहलने के लिए वो बाहर न जाते, घर में ही आधा घंटा टहल लिया करते। मामू फुरकान आलती पालती मारकर बैठ गए और दादा गफूर टहलते हुए बोले, भाई फुरकान, तुम्हारे कारोबार का क्या हाल है? ठीक है दादा, अल्लाह का बड़ा एहसान है। मामू फुरकान ने मौका गनीमत जाना। दादा अब उनकी बात सुनने के मूड में थे। वो फौरन बोले, दादा मुझे आपसे एक बात करना थी। हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? क्या दूसरी शादी करने का इरादा है? दादा गफूर ने अपनी बड़ी सी आंखों से उन्हें मुस्कुरा कर देखा। अरे नहीं दादा, मामू फुरकान हंसकर बोले, फिर क्या मामला है? दादा गफूर आप संजीदा हो गए। मेरा भांजा है बाबर अली, फर्नीचर का कारोबार करता है, अच्छा बिजनेस है उसका, मामू फुरकान ने कहा। अभी उसके बेटे की शादी थी, गुज़िश्ता कल ही बारात लाहौर से वापस आई है और कल उसका वलीमा है। अच्छा फिर? दादा गफूर ने टहलते टहलते मामू फुरकान की तरफ देखा। उससे शादी में कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं कि सब चकरा कर रह गई हैं, मामू फुरकान ने बताया। मसला क्या है? दादा गफूर ने पूछा, जरा तफसील से बताओ। तब मामू फुरकान ने अलिफ से लेकर ये तक सारी दास्तान पूरी तफसील से उनके गोश गुजार कर दी। दादा गफूर टहलते रहे और मामू फुरकान की बात पूरी तवज्जो से सुनते रहे। मामू फुरकान जब तक खुद खामोश न हो गए, दादा फुरकान ने उन्हें दरमियान में न टोका, ना कोई सवाल किया। जब वो चुप हो गए तो दादा गफूर ने पूछा, तुम्हारी समझ में क्या आया? मेरी समझ में तो ये आ रहा है कि नीलम पर असर है।
असर किस किस्म का है ये आप बताएंगे। अच्छा। दादा गफूर अचानक टहलते टहलते रुक गए। फिर वहीं खड़े खड़े अपने पोते साजिद को आवाज दी। साजिद। उनकी आवाज सुनकर 10-12 साल का एक लड़का फौरन अंदर आया। जी दादा। बेटा, एक शीशे का गिलास अच्छी तरह धोकर उसमें पानी लाओ, दादा गफूर ने कहा। जी दादा। साजिद ने बड़ी फर्माबरदारी से कहा और अंदर चला गया। दादा गफूर अमलियात के माहिर थे। मामू फुरकान और दादा गफूर की दोस्ती का राज भी इन्हीं अमलियात में मुज़मिर था। वो दोनों इकट्ठा बैठते तो ना जाने कब कब के किस्से छिड़ जाते। दादा गफूर अपने पीर के किस्से सुनाते, जिनके यहाँ जिन्नों के बच्चे कुरान शरीफ पढ़ने आते थे। हाजरात का इल्म दादा गफूर ने उन्हीं से सीखा। उनके पैर हाथ के अंगूठे पर हाजरात क्या करते थे और जरा से नाखून के अंगूठे पर दुनिया देख लिया करते। दादा गफूर इस इल्म को पानी से भरे हुए गिलास पर किया करते। साजिद पानी से भरा शीशे का चमकता गिलास एक छोटी सी मेज पर रखकर चला गया। दादा गफूर ने वुजू किया, फिर बावजू होकर चौकी पर बैठ गए। 100 दाने वाली तस्बीह निकाली, तस्बीह का एक चक्कर किया, फिर हाथ के इशारे से मामू फुरकान को गिलास अपने सामने चौकी पर रखने को कहा। मामू फुरकान ने बहुत एहतियात से गिलास उठाकर उनके सामने रख दिया। दादा गफूर ने गिलास को अपने आगे खिसकाकर और अपने ऊपर एक सफ़ेद चादर डाल ली। चादर उन्होंने इस तरह अपने ऊपर डाली थी कि वो बिल्कुल ढक गई। मामू फुरकान पूरे इत्मीनान से बैठे उनको देखते रहे। वो इस अमल को बारहा अपने सामने होते देखते रहे थे। हाँ, कोई नया आदमी होता तो बड़ा हैरान और परेशान होता। हो सकता है कि वो डर कर कमरे से भाग जाता। चादर से अब कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन मामू फुरकान को मालूम था कि वो कुछ पढ़ रही हैं। वो उनका सर हिलता हुआ देख रहे थे। कमरे का दरवाज़ा बंद था। घर वालों को मना कर दिया गया कि कोई दरवाज़ा न खटखटाए। फिर अचानक उन्होंने चादर उलट दी। ऐसी सख्त सर्दी में भी उनकी पेशानी पर पानी के कतरे चमक रहे थे। मामू फुरकान की नज़र जब पानी के गिलास पर पड़ी तो वो एक लम्हे को सहम कर रह गई। पानी का रंग सुर्ख हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे गिलास में ताज़ा खून भरा हो। ये क्या दादा? मामू फुरकान ने परेशान होकर कहा। कोई फिक्र की बात नहीं। पसीने में नहाए हुए होने के बावजूद वो मुस्कुराकर बोले, जरा अपना रंग दिखा रहा है। कौन है वो? मामू फुरकान ने पूछा। अभी सिर्फ धुआं है। दादा गफूर गिलास पर अपनी नजरें गाड़ते हुए बोले। धुआं? मामू फुरकान ने खोए हुए अंदाज में कहा। हाँ, धुआं। दादा गफूर ने अपनी गहरी सी आंखों से मामू फुरकान को देखा। खैर, कोई बात नहीं। कब तक धुआं बना रहेगा? कब तक सामने नहीं आएगा? मैं देखता हूं। इसका मतलब है कि मेरा अंदाजा ठीक था। नीलम पर कोई असर जरूर है। हाँ, दुल्हन किसी के जेरे असर है, दादा गफूर ने यकीन से कहा। यही वजह है कि वो दुल्हा को दुल्हन के पास जाने नहीं दे रहा है। जब भी दुल्हा दुल्हन से करीब होने की कोशिश करता है तो वो शोभा दिखाकर उसे डरा देता है, उसे दूर कर देता है। आंखों की बीमारी भी क्या दुल्हन से दूर रखने की कोशिश है? मामू फुरकान ने पूछा। हालात तो यही बताते हैं। खैर, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें एक फलीता देता हूँ, तुम जाकर जरा दुल्हन के सामने जलाओ, फिर आकर मुझे बताओ। और हाँ, आते हुए दुल्हन का कोई इस्तेमालशुदा कपड़ा लेते आना, कोई कमीज या दुपट्टा वगैरह, दादा गफूर ने कहा। और दुल्हा के बारे में क्या हुक्म है? मामू फुरकान ने पूछा। मेरा ख्याल है कि उससे कहो जरा सब्र से काम ले, दुल्हन के नज़दीक ना जाए, वरना किसी बड़ी मुसीबत में फंसने का अंदेशा है। वो जो कोई भी है अब शोबदेबाजी से बराह रास्त नुकसान पहुंचाने पर उतर आया है। जी ठीक है दादा, मैं उसे हदायत कर दूंगा। ये कहते कहते उनकी नज़र गिलास पर पड़ी तो वो एकदम चौंक पड़े। अरे ये क्या? बस देखते रहो, दादा गफूर ने बड़े इत्मीनान से कहा और खुद भी गिलास को गौर से देखने लगे। गिलास की सुर्खी गायब होती जा रही थी। गिलास का पानी ऊपर से सफ़ेद हो गया। रफ्ता रफ्ता पूरा गिलास सफ़ेद हो गया। दादा गफूर ने मामू फुरकान को मुस्कुरा कर देखा, जैसे कह रही हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ऐसे शोबते मैंने बहुत देखी हैं। फिर दादा गफूर ने एक पीले रंग का कागज़ अपनी अलमारी से निकाला और उस पर कलम से कुछ लिखा और कागज़ की इस तरह पुड़िया बना दी जैसे चने बेचने वाले बनाते हैं। इस लंबी सी बत्ती पर उन्होंने काला धागा लपेट दिया। धागा लपेटते हुए वो कुछ पढ़ते जा रहे थे। ये लो फुरकान, दादा गफूर ने वो फलीता मामू की तरफ बढ़ाया। इसे दुल्हन के सामने जलाना और उससे कहना कि इस जलते हुए फलीते को देखे। फलीते को जलाने से पहले कमरे को बंद कर लेना, दादा गफूर ने हदायत की। क्या दुल्हन को इस जलते फलीते में कुछ नजर आएगा? मामू फुरकान ने पूछा। हाँ, नजर तो आना चाहिए। फिर दादा गफूर ने मामू फुरकान को कुछ पढ़ने को बताया। मामू फुरकान ने उस फलीते को अपनी कोट की जेब में रखा और दूसरे दिन
रिपोर्ट देने का वादा करके उनके फ्लैट से बाहर निकल आए